हेलो डियर स्टूडेंट्स। और आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 10 का वे ऑप्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स। बाय द वे मैं आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, बट फिर भी यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है। बट इस टॉपिक को करने से पहले पिछले टॉपिक में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से जो हम लोग रिजल्ट निकाले थे वहां पर हम लोगों ने विड्थ ऑफ फ्रिंज का जो डेरिवेशन करा था उसमें जो हम लोग को रिजल्ट मिला था उस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आप लोग को उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है वो आप लोग को समझ में आ जाए। तो चलिए यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि फ्रिंज ऑफ विड्थ से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने प्रूफ किया था विड्थ ऑफ फ्रिंज बीटा इज इक्वल्स टू डी लैम्डा अपॉन डी, और इसको हम लोगों ने कैसे प्रूफ किया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोगों ने इसका डेरिवेशन किए थे। उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं यदि इस लेक्चर को आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और उसको नहीं देखे हैं तो, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं जब मैं सिलेबस डिस्कस कर रहा था तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसलिए मैं यहाँ से कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन यंग डबल स्लिट द 2 पैरेलल slits are made 1 millimeter apart and a screen is placed 1 meter away. What is the fringe separation? Fringe separation बोलने का मतलब ये है width of fringe की ही बात किया जा रहा है यहाँ पर। When blue green light of wavelength 500 nanometer is used. हमको यहाँ पर क्या बताना है, what is the fringe separation? That means here we have to calculate the value of width of fringe. मीन्स बीटा का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और ये बीटा का वैल्यू कब निकालना है, जो हमको स्लिट दिया हुआ है ना, स्लिट, तो उन स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। और जो इस एक्सपेरिमेंट से, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो हम लोग को फ्रिंज मिल रहा है ना वो कैसा है, ब्लू ग्रीन है। ब्लू ग्रीन लाइट जो मिल रहा है उसकी वेवलेंथ कितनी दी हुई है, 500 नैनोमीटर दी हुई है। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब भी फिजिक्स में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले दिए हुए डाटा को समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पहला डाटा दिया हुआ है वो है स्लिट के बीच का डिस्टेंस जो कि है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10⁻³ का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में अगर मैं 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे कितना मिलेगा, 10⁻³ मीटर ही मिलेगा। और यहाँ पर जो स्क्रीन है, स्क्रीन और जो स्लिट है उनके बीच का जो डिस्टेंस है जिसको हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है मिलीमीटर अपार्ट एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे। स्लिट से 1 मीटर के डिस्टेंस पर क्या रखा हुआ है, स्क्रीन रखा हुआ है। और हमको जो फ्रिंज प्राप्त होता है वो कैसा होता है, ब्लू ग्रीन होता है, जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 500 नैनोमीटर होती है। और हम लोग को ये भी पता है जब हम लोग नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए यहाँ पर 500 में मैं 10⁻⁹ का मल्टीप्लाई कर दिया हूँ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। हम लोग को निकालना क्या है, फ्रिंज सेपरेशन निकालना है। और फ्रिंज सेपरेशन मतलब बीटा का ही वैल्यू निकालना है, और बीटा का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होता है। इसका डेरिवेशन हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो डाटा हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको यहाँ पर पुट कर देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर कैपिटल डी का वैल्यू है 1, लेमडा का वैल्यू है 500 क्रॉस 10 की पावर 9 और डी का वैल्यू है 10 की पावर -3। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 5 क्रॉस 10 की पावर -4। कैसे मिलेगा? यहाँ से 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 कट जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा? 500 बचेगा और यहाँ पर 10 की पावर -6 बचेगा। अब यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 5 क्रॉस 10 की पावर +2 क्रॉस 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर 10 की पावर +2 है, 10 की पावर -6 है। अब इन दोनों को जब मैं सॉल्व करूँगा पावर रूल से तो ये 10 की पावर -4 हो जाएगा और यहाँ पर 5 बचेगा। और ये किस में आया है? मीटर में आया है। और अगर हम लोग इसको मिलीमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो 10 की पावर -3 का इसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? यहाँ पर हम लोग मिलीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई किए थे 10 की पावर -3 का, लेकिन यहाँ पर हम लोग को मीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, अभी ये मीटर में है, विड्थ ऑफ फ्रिंज किस में होता है? मीटर में होता है। और मीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए 10 के पावर -3 का क्या कर देते हैं? डिवीज़न कर देते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से 10 की पावर -4 बचा था, जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर बच जाएगा 5 क्रॉस 10 की पावर -1 बच जाएगा। और 5 क्रॉस 10 की पावर -1 को हम लोग 5/10 लिख सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 0.5 mm। मतलब यहाँ पर हमको जो फ्रिंज मिलेगी उसकी विड्थ कितनी होगी? 0.5 mm की होगी। ठीक है, 0.5 mm की होगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है? येलो लाइट ऑफ wavelength 6000 angstrom produce fringe of width 0.8 millimeter in young double slit experiment। फिर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू येलो लाइट जिसकी वेवलेंथ कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? 0.8 mm चौड़ाई की या विड्थ का फ्रिंज प्रोड्यूस करता है। What will be the fringe width if the light source is replaced by another monochromatic source of wavelength 7500 angstrom and the separation between the slit is double। अभी हमारे पास क्या था? येलो लाइट था जिसकी वेवलेंथ इतनी दी हुई थी। जब इस लाइट को हम लोग इंसिडेंट करवाते थे या यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस लाइट को हम लोग अप्लाई करते थे तो हमको फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिलती थी? 0.8 मिलता था। अब यहाँ पर हमको ये बोला जा रहा है कि इस येलो लाइट की जगह पर मैं दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट का यूज करता हूँ जिसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए? 7500 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए। और साथ ही साथ यंग डबल स्लिट को मैं क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ। ये जो स्लिट है ना, इसको मैं क्या कर देता हूँ? डबल कर देता हूँ। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, इसको मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, अर्थात यहाँ पर डी को डबल करने की बात की जा रही है। तब हमको ये बताना है कि फ्रिंज का विड्थ क्या होगा। जब येलो कलर का लाइट था तब फ्रिंज विड्थ कितना था? 0.8 mm था। अब हम लोग जब वेवलेंथ को कितना कर दिए? इतना कर दिए हैं, तब हम लोग को यहाँ पर फ्रिंज का विड्थ बताना है। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को क्या दिया हुआ है? येलो कलर का लाइट दिया हुआ है जिसकी वेवलेंथ इतनी है। जब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इसमें जो फ्रिंज का विड्थ हमको प्राप्त होता है वो बीटा इज इक्वल टू 0.8 mm प्राप्त होता है। तब हमको बताना है कि यदि येलो कलर लाइट की जगह पर दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करते हैं जिसकी वेवलेंथ कितनी हो? 7500 एंगस्ट्रॉम हो, और अगर स्लिट के बीच की डिस्टेंस को अगर हम लोग डबल कर दें, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल, तब हमको बताना है कि नया वाला फ्रिंज विड्थ कितना मिलेगा इसके वजह से। तो फिर से वही काम करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ डाटा को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको लेमडा 1 का वैल्यू दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पर जो बीटा का वैल्यू मिलता था 0.8 उसको भी लिख लेते हैं। बीटा 1 इज इक्वल टू 0.8 mm। और यहाँ पर दूसरा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया हुआ है इसका वेवलेंथ है लेमडा 2 7500 एंगस्ट्रॉम है। अब हम लोगों को पता है
जो विड्थ होता है फ्रिंज का वो कितना होता है, डी लेमडा अपॉन डी होता है। तो पहले वाले येलो लाइट के केस में जो हम लोग को फ्रिंज विड्थ मिल रहा था उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं बीटा 1 डी लेमडा 1 अपॉन डी। कैपिटल डी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा और पहले वाले केस में डी ही रहेगा। अब सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, विड्थ फ्रिंज को बीटा 2 कंसीडर कर लेते हैं और डी वही रहेगा, लेमडा को लेमडा 2 कंसीडर कर लेते हैं और डी को हम लोग 2d से रिप्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि सेपरेशन को डबल करने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 मिल जाता है और ये इक्वेशन नंबर 2 मिल जाता है। हम लोग को करना क्या है, बीटा 2 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर निकालना क्या है, बीटा 2 का वैल्यू निकालना है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देता हूँ। तो हमको मिल जाएगा बीटा 2 अपॉन बीटा 1 और इक्वेशन नंबर 2 से बीटा 2 का वैल्यू है डी लेमडा 2 अपॉन 2d और इक्वेशन 1 से बीटा 1 का वैल्यू है डी लेमडा 1 अपॉन डी। तो यहाँ से d और d कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला d भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर में 1 अपॉन 2 बचेगा और यहाँ पर लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1 बचेगा। अब लेमडा 2 और लेमडा 1 का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और यहाँ पर बीटा 1 का भी वैल्यू हमको दिया हुआ है। बीटा 1 का वैल्यू 0.8 mm दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सभी वैल्यू को पुट कर देता हूँ। तो ये 1/2 हो जाएगा, लेमडा 2 का वैल्यू इतना, लेमडा 1 का वैल्यू इतना हो जाएगा और बीटा 1 का वैल्यू 0.8 mm हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आंसर किस में आएगा जी, mm में आएगा। इसको मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना, बट इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आप लोग को मिल जाएगा 0.5 mm। चलिए मैं इसको एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। सॉल्व करेंगे तो ये वाला और ये वाला और ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा क्या, बीटा 2 इज इक्वल्स टू 1/2 75 एंगस्ट्रॉम अपॉन में 60 एंगस्ट्रॉम बचेगा और यहाँ पर 0.8 mm बचेगा। अब ये mm में है, ये एंगस्ट्रॉम है। एक काम करते हैं, इसको मीटर में चेंज करते हैं, इसको भी मीटर में चेंज करते हैं। तो इसको मीटर में, ये 1/2 है, ये 1/2 ऐसे ही रहेगा। इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा, किसी भी पैरामीटर को जो एंगस्ट्रॉम में होता है इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 की पावर -10 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी 10 का पावर -10 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 10 का पावर -10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट मीटर में। और हम लोग को पता है जो mm होता है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इसमें 10 के पावर -3 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ, उसको सुन लीजिए। ये 10 के पावर -3 है ना, क्योंकि ग्रीन कलर के बैकग्राउंड में रेड कलर थोड़ा कम दिखाई देता है। आगे बात करते हैं। अब इसको जब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो बीटा 2 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, ये 1/2 है, ये तो 0.5 लिख सकते हैं इसको, है ना। आगे बात करते हैं, ये 75 अपॉन क्या है, 60 है। तो 75/60 लिख लेते हैं, या फिर इसको भी कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 5 से कितना टाइम में चला जाएगा, 5 1 दी 5 और 5 2 दी 10 और ये 5 1 दी 5 और 5 5 दी 15 25, है ना। तो यहाँ पर हमको कितना मिल जाएगा, 15/12 मिल जाएगा, 15/12 मिल जाएगा। और यहाँ से कितना मिलेगा, 0.8 है, इसको 8/10 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये 4 3 दी 12 हो जाएगा और ये 4 2 दी 8 हो जाएगा और ये 2 1 दी 2 और ये 2 5 दी कितनी हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 1 दी 5 हो जाएगा और ये 5 3 दी 15 हो जाएगा और ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 की पावर -3 तो यहाँ पर बचा हुआ है। तो यहाँ पर बीटा 2 का वैल्यू कितना मिल गया जी, 0.5, 10 की पावर -3 बच गया। और ये सब अभी किस में निकल रहे हैं, मीटर में। अब इस मीटर को फिर मिलीमीटर में चेंज करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 10 के पावर -3 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 के पावर -3 से जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग को बीटा का वैल्यू कितना मिल गया जी, 0.5। अब ये mm में कन्वर्ट हो गया,
किस में कन्वर्ट हो गया, mm में कन्वर्ट हो गया। जब हम लोग 10⁻³ से इसको डिवाइड किए हैं तो मीटर जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mm में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर बीटा 2 का वैल्यू क्या निकला है, 0.5 mm निकला है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अर्थात येलो लाइट के जगह पर यदि हम लोग दूसरा मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे 7500 वेवलेंथ वाला लाइट, और स्लिट का जो डिस्टेंस उसको डबल कर देंगे, तो जो फ्रिंज का विड्थ मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0.5 mm मिलेगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द सोर्स ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस light wave of the same wavelength, same frequency and in same phase having constant phase difference are called coherent source। कोई भी लाइट सोर्स जो कि कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करता है, और ये कैसी लाइट वेव इमिट करता है, कैसी लाइट वेव इमिट करता है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इन सभी की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और इन सभी का फेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होने का मतलब यदि पहले वाले लाइट वेव का फेज जितना है उतना ही दूसरे वाले लाइट वेव का भी फेज होना चाहिए, मतलब इसमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो सोर्स है, इसी सोर्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, कोहेरेंट सोर्स नाम देते हैं, या इसी सोर्स को कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टू सोर्स ऑफ लाइट whose frequency are not same, phase difference between the waves emitted by them does not remain constant with respect to time are called non-coherent या incoherent source कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट, कोहेरेंट सोर्स का जस्ट अपोजिट, ऐसा सोर्स जहां से जो लाइट मिलती है उस लाइट की ना तो फेज डिफरेंस जीरो होती है, मतलब ना तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ना तो उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। हालांकि ये कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करते रहता है, तो इस प्रकार का जो सोर्स है इसको हम लोग कोहेरेंट सोर्स नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स कहेंगे, या इसी को नॉन कोहेरेंट सोर्स भी कहा जाता है। तो आई होप कोहेरेंट सोर्स और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं द लाइट इमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्स लाइक कैंडल्स एंड बल्ब्स एटसेट्रा इज नॉन कोहेरेंट। जैसे कि कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, इन सभी से जो लाइट इमिट होती है, द लाइट इमिटेड बाय टू इंडिपेंडेंट सोर्स, ये सोर्स क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स है, इनसे जो लाइट इमिट होती है वो नॉन कोहेरेंट होता है। एंड इंटरफेरेंस फिनोमिनन कैन नॉट बी प्रोड्यूस बाय सच टू सोर्सेस, और इस प्रकार के सोर्स से हमको इंटरफेरेंस का फिनोमिनन देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इंटरफेरेंस फिनोमिनन तभी देखने को मिलता है जब टू लाइट वेव्स या टू वेव्स एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करे, और दोनों का फेस सेम होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर कैंडल या बल्ब से जो हम लोग को लाइट मिलती है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट सोर्स होता है, पहली चीज। दूसरी चीज नॉन कोहेरेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेजर लाइट इज द हाईली कोहेरेंट एंड मोनोक्रोमेटिक। जो लेजर लाइट होता है ये कोहेरेंट सोर्स होता है, और ये हाईली मोनोक्रोमेटिक भी होता है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब इसका वेवलेंथ हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट होता है, और ये एक लाइन में मूव करता है, नेक्स्ट बात करते हैं टू कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल सोर्स ऑफ लाइट बाय अडॉप्टिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड। अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि कैंडल, बल्ब ये सब नॉन कोहेरेंट सोर्स है तो फिर कोहेरेंट सोर्स को बनाया कैसे जा सकता है, इसका मेथड क्या होगा। ठीक है, वैसे तो मैं यहाँ पर बता दिया हूँ कि लेजर लाइट होता है कोहेरेंट और मोनोक्रोमेटिक होता है, इससे हम लोग को इंटरफेरेंस मिल सकता है और मिलता भी है। बट ऐसे और कौन से मेथड है जिससे हम लोग कोहेरेंट सोर्स को बना सकते हैं, तो इसके लिए टू मेथड है। कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने का टू मेथड है, जिसमें से फर्स्ट मेथड को बोला जाता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। अर्थात जो वेव फ्रंट क्या होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में। तो वेव फ्रंट का हम लोग क्या कर देते हैं, डिवीजन कर देते हैं। तो वेव फ्रंट को डिवीजन करने का तरीका क्या है, इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है,
किस तरह से दो भागों में इसको स्प्लिट किया जाता है, तो वो तरीका है या तो वेव फ्रंट का हम लोग रिफ्रैक्शन करवा देते हैं या फिर इसका रिफ्लेक्शन करवा देते हैं, तो उसी को कहा जाता है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। और वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, द वेव फ्रंट इमिटेड बाय अ नैरो सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अब इस मेथड को किसने किया था, तो फ्रेनेल नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम है फ्रेनेल बाइप्रिज्म, ठीक है। और लियोट्स का नाम का एक और साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया था मिरर का यूज करके। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट था जिसको हम लोग बोलते हैं यंग डबल स्लिट। तो ये सभी क्या है, कोहेरेंट सोर्स फाइंड करने के एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, जिसमें वेव फ्रंट को क्या कर दिया जाता है, वेव फ्रंट का डिवीजन कर दिया जाता है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के थ्रू। आगे बात करते हैं डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड बोलने का मतलब ये है, द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इमिटेड बाय एन एक्सटेंट सोर्स ऑफ लाइट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन। तो किसी भी जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड का डिवीजन करके भी हम लोग कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड को डिवीजन कैसे किया जाता है, तो इसको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू किया जाता है। बट यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की जो घटना होती है वो पार्शियली होती है, पूरी तरह से हम लोग लाइट वेव को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं करवाते हैं। अब फिर आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा कौन सा मेथड है या कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें ऐसा करते हैं, या किसने इसको किया था। तो याद रखना, न्यूटन नाम के साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को पहले किया था और उस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है न्यूटन रिंग्स के नाम से जाना जाता है। एक और एक्सपेरिमेंट है जिसको दो साइंटिस्टों ने मिलकर किया था, पहले माइकलसन ने किया था और मोरले ने, फिर बाद में दोनों ने मिलकर किया था, जिसको बाद में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया के नाम से जाना जाता था। लेकिन उससे पहले केवल माइकलसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको माइकलसन इंटरफेरोमीटर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कलर इन थिन फिल्म। कलर इन थिन फिल्म, इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं। कलर इन थिन फिल्म बोलने का मतलब ये है, कोई भी पतली फिल्म होती है, जब भी इसके ऊपर लाइट को हम लोग डालते हैं तो ये लाइट को क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है। और लाइट यहाँ से फिल्टर क्यों होता है, क्योंकि इसका कुछ भाग जो है रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ भाग जो है रिफ्रैक्ट हो जाता है। तो इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शंस को बोला जाता है पार्शियली रिफ्लेक्शन एंड पार्शियली रिफ्रैक्शन। तो इस प्रकार से हम लोगों को कलर दिखने लगता है थिन फिल्म में। जैसे कि स्टार्टिंग में जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मैं आप लोगों को डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल भी बताया था, जहाँ पर एक पतली फिल्म होती है, ये पतली फिल्म फाइबर या प्लास्टिक या कुछ भी हो सकता है, या एक लेयर हो सकता है प्याज की झिल्ली के जैसा, ये पतली फिल्म होती है जिसको ग्लास प्लेट पर लगाया जाता है। और जैसे कि ऑयली सरफेस देखे हैं, वो भी एक प्रकार का थिन फिल्म है। जैसे कि किसी रोड पर हम लोग ऑयल को डाल देते हैं, जैसे उस पर लाइट पड़ती है तो हम लोग को क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर कलरफुल कलर देखने को मिलता है। तो वो भी पार्शियल रिफ्लेक्शंस का और रिफ्रैक्शंस का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो आई होप ये कोहेरेंट सोर्स प्रोड्यूस करने का ये दोनों मेथड ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये किस किस साइंटिस्टों के द्वारा ये प्रयास किया गया था उसको भी मैं बता दिया हूँ, इसमें हम लोग को डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस हम लोग को मेथड को समझने की ज़रूरत थी, उसको मैं बता दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, या इसी को परमानेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। सस्टेन्ड का मतलब होता है, इसको मान के चल सकते हैं परमानेंट या निरंतर चलने वाली इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बोल सकते हैं, या जो कभी चेंज नहीं होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसीलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है परमानेंट। इसको क्या कहा जाता है, परमानेंट इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है, ठीक है। तो आसान भाषा में अगर मैं बता दी हूं तो आप लोग समझ गए, लेकिन आप लोग के एग्जाम में इसी को पूछा जाए तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा
of intensity on the observation screen do not change with time is called sustained or permanent interference. हम लोग को फ्रिंज कैसे मिलता है? जैसे कि एक लाइट सोर्स है, इसको मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए सिंगल स्लिट लगाते हैं, फिर इंटरफेरेंस की घटना को देखने के लिए यहाँ पर एक स्लिट लगाते हैं, यहाँ पर एक स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन पे हम लोग को ये फ्रिंज मिलता है, ये फ्रिंज मिलता है। तो ये फ्रिंज का जो पोजीशन है या इसका जो डार्कनेस और ब्राइटनेस है, ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, ये जैसे है वैसे ही रहता है। तो इस प्रकार का जो मैक्सिमा या मिनिमा इंटेंसिटी ऑफ फ्रिंज है, तो इस पूरी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस बोलते हैं। और जब ये टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होती या मैक्सिमा मिनिमा चेंज नहीं होती है या फ्रिंज की प्रॉपर्टी में चेंज नहीं होती है, तो इस प्रकार का जो घटना है या यहाँ पर जो इंटरफेरेंस की घटना घटित हो रही है उसको सस्टेन्ड या परमानेंट इंटरफेरेंस कहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं ना, और इस इंटरफेरेंस पैटर्न में हमको क्या मिलता है? मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, यह हम लोग स्क्रीन में ऑब्जर्व करते हैं। तो ये टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है। अब चलिए हम लोग इंटरफेरेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस के कंडीशन की बात करते हैं कि ये हमको कब कब देखने को मिलता है। कंडीशन फॉर दिस इंटरफेरेंस, तो फर्स्ट कंडीशन ये है, इस प्रकार का इंटरफेरेंस हमको तब देखने को मिलता है, यहाँ पर कई कंडीशन है, सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू सोर्सेज शुड बी कंटिन्यूअसली इमिट waves of same frequency, same wavelength and phase difference। तो हमको सस्टेन इंटरफेरेंस तब देखने को मिलता है जब हमारा सोर्स ऑफ लाइट कैसा हो? कोहेरेंट सोर्स हो, अर्थात वहां से लाइट कंटिन्यूअसली इमिट होना चाहिए, यहाँ से जो लाइट इमिट होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ और फेज डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए या सेम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, टू सोर्स शुड बी कांस्टेंट। ये सिंगल सोर्स जो है यहाँ पर डबल स्लिट के थ्रू यहाँ पर टू सोर्स में स्प्लिट हो जाता है, यहाँ पर भी बहुत सारे सोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, और ये सभी सोर्स क्या होनी चाहिए? ये दोनों, ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, ये दोनों भी एक सोर्स की तरह बिहेव करते हैं। तो ये सोर्स क्या होना चाहिए? कोहेरेंट होना चाहिए। द एम्पलीट्यूड ऑफ इंटरफेरेंस वेव शुड बी इक्वल। यहाँ पर जिस वेव की वजह से इंटरफेरेंस पैटर्न हमको मिल रहा है उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों को पता है टू वेव्स आपस में सुपरपोजिशन करते हैं ना, उसके बाद ही तो हम लोग को इंटरफेरेंस मिलता है। तो यहाँ पर इन दोनों वेव का एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, द टू सोर्स ऑफ लाइट शुड बी नैरो। यहाँ पर जो लाइट सोर्स है वो क्या होना चाहिए? नैरो होना चाहिए, मतलब पतला होना चाहिए। ये जो स्लिट है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? नैरो होना चाहिए, ये बोला जा रहा है शॉर्ट में, है ना। आगे बात करते हैं, इंटरफेरेंस वेव शुड बी ट्रेवल अलोंग द सेम डायरेक्शन। जिस वेव की वजह से इंटरफेरेंस की घटना हो रही है, इन वेव का जो डायरेक्शन है किस डायरेक्शन में होना चाहिए? दोनों का सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तो हम लोग को पहले से भी पता है। नेक्स्ट बात करते हैं, द सोर्स ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। लाइट सोर्स, जो सोर्स ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं, जिस वेव की वजह से इंटरफेरेंस की घटना घटित हो रही है, ये लाइट वेव कैसी होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक को हिंदी में आप लोग एक वर्णी बोल सकते हो, मतलब एक ही डायरेक्शन में एक लाइन में मूव करने वाला होना चाहिए, और जब ये एक लाइन में एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा तो जाहिर सी बात है इसकी वेवलेंथ भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। उसी को तो हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट क्या होनी चाहिए? मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्स एंड द स्क्रीन शुड बी लार्ज। तो यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट का काम कौन कर रहे हैं? ये स्लिट कर रहे हैं, और इंटरफेरेंस पैटर्न हमको कहाँ पे मिल रहा है? स्क्रीन पे मिल रहा है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कम नहीं होना चाहिए, ये लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? लार्ज डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम लोग को क्या दिखेगा? इंटरफेरेंस पैटर्न जो है अच्छे से देखने को मिलेगा, और हम लोग को परमानेंट या सस्टेन इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, सस्टेन इंटरफेरेंस, और इसके कंडीशंस भी देख लिए हैं कि सस्टेन इंटरफेरेंस हमको कब मिलता है। तो आई होप ये टॉपिक भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में,
जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। तो इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। अभी तक हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, वहां पर हमेशा हम लोग क्या यूज कर रहे थे, डबल स्लिट यूज कर रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, वहां पर डबल स्लिट यूज कर रहे थे इसलिए वहां पर हम लोग को इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल स्लिट यूज करेंगे। और जब हम लोग सिंगल स्लिट यूज करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी घटनाएं घटित होते हुए हमको दिखाई देता हूँ, उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे। और वहां पर जो घटना घटित हो रहा था उसको हम लोग इंटरफेरेंस बोल रहे थे, और यहाँ पर सिंगल स्लिट के द्वारा जो घटना घटित होगा, जो फिनोमिनन होगा, उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलेंगे। और वहां पर डबल स्लिट के लिए हम लोग फ्रिंज का विड्थ निकाले थे, बीटा का वैल्यू, वैसे ही यहाँ पर सिंगल स्लिट के लिए भी हम लोग फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये डिफ्रैक्शन होता क्या है इसको समझ लेते हैं। तो डिफ्रैक्शंस को हिंदी में बोला जाता है विवर्तन। इसको क्या बोलते हैं, विवर्तन। The phenomenon of bending of light around the cones of small obstacles and apertures and its consequence spreading into the region of geometrical shadow is called diffraction of light। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी लाइट से रिलेटेड एक घटना है जिसमें लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। अब लाइट का बेंडिंग हो जाता है तो आप लोग इसको रिफ्रैक्शन मत बोल देना, क्योंकि रिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से होता है, मीडियम में चेंज होने की वजह से होता है। बट डिफ्रैक्शन में बेंडिंग ऑफ लाइट किस वजह से होता है, ऑब्स्टेकल की वजह से होता है या फिर अपेचर की वजह से होता है। ऑब्स्टेकल का मतलब होता है अवरोधक। जो लाइट चलती रहती इनके बीच में कोई अवरोधक आ जाता है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई बॉडी आ जाती है, तो ये यहाँ से मुड़कर ऐसे चली जाती है, ये ऑब्स्टेकल होता है। अपेर्चर का मतलब होता है द्वारक। जैसे कि कोई लाइट जा रही है और यहाँ पर एक दरवाजा, एक द्वारक आ जाता है, ये एक ऐसा स्लिट के समान। तो ये यहाँ से कैसे निकल जाती है, कुछ लाइट जो है सीधा चला जाता है, कुछ जो लाइट जो है यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाता है, कुछ लाइट जो है यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाता है। समझ आया? तो इसको बोला जाता है अपेर्चर, और इस टाइप का जो अवरोध आता है उसको हम लोग ऑब्स्टेकल बोलते हैं। ऑब्स्टेकल को क्या बोलते हैं, अवरोध बोलते हैं, और अपेचर का मतलब होता है द्वारक। तो इन दोनों की वजह से, या तो इसके वजह से या तो इसके वजह से, लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है। इट्स कॉन्सिक्वेंट, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लाइट स्प्रेडिंग हो जाती है। लाइट का क्या हो जाता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में ये फैल जाता है। तो हमको क्या मिलता है, जियोमेट्रिकल शैडो मिलता है। जियोमेट्रिकल शैडो का मतलब जैसे ऑब्स्टेकल हो गया, तो ऑब्स्टेकल की जगह पर यहाँ पर हम लोग को एक जियोमेट्रिकल एरिया मिलेगा जहाँ पर हमको इसका शैडो दिखेगा, और बाकी तरफ क्या दिखेगा, हमको ब्राइटनेस दिखाई देगी। उसी प्रकार इसमें इसमें यहाँ से लाइट पास हो रही है तो यहाँ पर हम लोग को हो सकता है सेंटर में हम लोग को ब्राइट मिले, ब्राइट फ्रिंज मिले, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा मिले। और यहाँ पर तो लाइट पास नहीं हो रही, तो ये जो लाइट पास नहीं हो रही इस एरिया में हम लोग को क्या मिल सकता है, शैडो मिल सकता है, जियोमेट्रिकल शैडो। तो ये किसके कॉन्सिक्वेंट में ऐसा हो पाया है, तो ये ऑब्स्टेकल और अपेचर की वजह से पॉसिबल हो पाता है, जब लाइट क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है इन दोनों की वजह से। तो इसी पूरी घटना को ही क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। आई होप ये डेफिनेशन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा, डिफ्रैक्शन क्या होता है, लाइट से रिलेटेड एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें लाइट का क्या हो जाता है, बेंडिंग हो जाता है, लाइट जो है मुड़ जाता है। और किसकी वजह से मुड़ता है, ऑब्स्टेकल या फिर अपेर्चर की वजह से। तो ऑब्स्टेकल या अपेर्चर की वजह से जब लाइट का बेंडिंग होता है तो वहां पर हमको क्या मिलता है, बेंडिंग ऑफ लाइट के पश्चात हमको क्या मिलता है, जियोमेट्रिकल शैडो मिलता है, जियोमेट्रिकल शैडो का क्षेत्र मिलता है। तो इस प्रकार से इस बेंडिंग ऑफ लाइट या फिनोमिनन को हम लोग कहेंगे डिफ्रैक्शन, या इसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ इन ऑब्स्टेकल्स और अपेर्चर। जैसे कि ऑब्स्टेकल है और ये अपेर्चर है, तो यहाँ से और यहाँ से, या फिर यहाँ से या यहाँ से, कॉर्नर से, इसके भी कॉर्नर से और इसके भी कॉर्नर से क्या हो रहा है, लाइट का बेंडिंग हो रहा है। ऑब्स्टेकल और अपेचर के कॉर्नर से, कॉर्नर के वजह से लाइट का क्या हो रहा है, बेंडिंग हो रहा है।
और याद रखना जिस ऑब्स्टेकल या अपेरचर की बात कर रहे हैं इसका साइज क्या होता है, जो लाइट का वेवलेंथ होता है उसकी साइज का होता है। लाइट की वेवलेंथ का साइज बोलने का मतलब प्रॉबली लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ही कम होती है, 10⁶ मीटर होती है, जो कि बहुत छोटा वैल्यू है। और यदि हम लोग साउंड वेव की बात करें तो इसका वेवलेंथ लार्ज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि डिफ्रैक्शन एक ऐसी फिनोमिनन है जिसमें बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, वो ऑब्स्टेकल या अपेरचर के कॉर्नर में टकराने की वजह से होता है या किनारे से मुड़ने की वजह से होता है, कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब किनारे से। और यहाँ पर जिस ऑब्स्टेकल या अपेरचर की साइज की बात करते हैं वो किस साइज का हो, लाइट की वेवलेंथ जिस साइज का है उस साइज का ऑब्स्टेकल या अपेरचर होना चाहिए, तभी वहां पर डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ये दोनों वर्ड लिखा हूँ, इसको एक बार बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 10⁶ मीटर होती है प्रॉबली, जो कि बहुत छोटा है। और साउंड वेव का जो वेवलेंथ है वो लाइट के कंपैरिजन में लार्ज होता है। इसी वजह से साउंड वेव जो है इजीली डिफ्रैक्ट हो जाता है, बट लाइट जो है इजीली डिफ्रैक्ट नहीं होता है। लाइट वेव जो है इजीली डिफ्रैक्ट नहीं होता है, डिफ्रैक्ट, लेकिन इजीली नहीं हो पाता जितना आसानी से साउंड वेव हो पाता है। ये आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, चलिए एक बार और कोशिश करता हूँ मैं। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप लोग घर में अपने रूम में बैठे हो, जैसे कि ये आपका रूम है और आप लोग यहाँ पर बैठे हो। ठीक है, आप लोग यहाँ पर बैठे हो और यहाँ पर एक बाउंड्री है और यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा छोड़ देता हूँ जो कि यहाँ पर किसका काम करता है, अपेरचर का काम करता है। और आपके कमरे के ही एक कोने में यहाँ पर एक लाइट सोर्स लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, एक लाइट सोर्स लगा हुआ है। अब दूसरा व्यक्ति जो है इस बाउंड्री के इस साइड यहाँ पर बैठा हुआ है कोने में, इस साइड बैठा हुआ है यहाँ पर कोने में। अब हम लोग यहाँ से क्या बजाते हैं, एक साउंड को ऑन करते हैं, एक लाउड स्पीकर, या यहाँ पर हम लोग एक सॉन्ग चला देते हैं, सॉन्ग। तो यहाँ से या हम लोग यहाँ से चिल्लाते हैं। तो जो हम लोग चिल्लाते हैं या यहाँ से जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सोर्स से, तो ये साउंड पूरे रूम में फैल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, अपेरचर होता है, या इस रूम का ये दरवाज़ा होता है और ये एक वॉल होता है जहाँ पर ये व्यक्ति बैठा है। तो यहाँ से जब साउंड निकलती तो ये साउंड ऐसे ऐसे आती है और यहाँ से ऐसे करके बेंड हो जाती है और ये हमारे कानों तक सुनाई देती है ईजिली। बात आई समझ में? तो यहाँ पर साउंड वेव का बेंडिंग हो रहा है इस अपेरचर के थ्रू, इस अपेरचर के थ्रू। बट लाइट के केस में क्या होता है, लाइट यहाँ से सीधी चली जाती है ऐसे, क्योंकि लाइट हमको पता है ये क्या होता है, एक सीधी रेखा में गमन करती है, स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट होती है। तो ये लाइट यहाँ पर चली जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइट का बेंडिंग यहाँ पर नहीं होता है। लाइट का यहाँ पर बेंडिंग होता है, बट उतना नहीं हो पाता है जितना यहाँ पर साउंड वेव होता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। तो यहाँ से जब लाइट स्प्रेड होती है तो कुछ ही लाइट इधर पहुँच पाती है और वो सीधा चला जाता है, ये हमारे तक नहीं पहुँच पाता है, ये हम तक नहीं पहुँच पाता है। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा था कि साउंड वेव इजीली डिफ्रैक्ट हो जाता है लाइट वेव के कंपैरिजन में। लाइट जो है सीधा चला जा रहा है और ये जो अपेरचर है यहाँ से सीधा चला जा रहा है, हम तक पहुँच ही नहीं पा रहा है, और थोड़ा बहुत पहुँचेगा वो बहुत कम ही पहुँचेगा, वो बस नाम मात्र पहुँचेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर में करके देख सकते हो। तो आई होप अब आप लोगों को ये डिफ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन होता क्या है। अब यहाँ पर ये जो अपेरचर और ये ऑब्स्टेकल का कॉन्सेप्ट मैं बताया उसी को यहाँ पर दिखाया हूँ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अराउंड कम्स ऑफ स्मॉल अपेरचर एंड स्मॉल ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर ये ए बी देख पा रहे हैं, ये क्या है, अपेरचर है, इसको नेरो अपेरचर लिखा हुआ है। पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये एक नेरो अपेरचर है हमारे पास, ये एक लाइट सोर्स है जिसको हम लोग एस से डिनोट किए हैं। यहाँ से जो लाइट आ रही है वो इस अपेरचर के इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर से होकर जाता है, और जब ये यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ से ऐसे जाता है जो लाइट रेस जो है, तो हमको ए डेस और बी डेस, ये सेंटर वाले पोर्शन में हमको क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलता है, या लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो अपेरचर का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो है लाइट को पास होने नहीं देता है। तो इस वाले हिस्से में हमको क्या मिलता है, जियोमेट्रिकल शैडो मिलता है। इसी को यहाँ पर चर्चा किया गया था, जियोमेट्रिकल शैडो रीजन।
तो ये वाला जो हिस्सा है ये स्यूडो वाला रीजन होता है। ये कौन सा केस है? ये अपेरचर वाला केस है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक्स वाई, इसको स्क्रीन कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड केस की बात करते हैं। ये फर्स्ट केस हो गया अपेरचर का केस। अब सेकेंड केस में हम लोग बात करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट, या फिर इसी को हम लोग ऑब्स्टेकल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर एक ऑब्स्टेकल है, एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है। ये इतना छोटा है कि इजिली लाइट जो है इसको क्रॉस करके चला जाता है। तो यहाँ पर ये ऑब्स्टेकल के इस कॉर्नर से लाइट डिफ्रैक्ट होगा और इधर के इस कॉर्नर से लाइट डिफ्रैक्ट होगा। तो लाइट जो है इधर, यहाँ से यहाँ, मतलब लाइट जो है हमको इधर दिखने लगेगा। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ना, सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर हम लोग को लाइट देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमको इस ऑब्स्टेकल का क्या दिखेगा? शैडो दिखेगा। तो इसको कहा जाता है ज्योमेट्रिकल शैडो। और लाइट हमको यहाँ पर कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑब्स्टेकल जो है इसको लाइट को इधर स्प्रेड कर देता है या डिफ्रैक्ट कर देता है। आई होप अब आप लोगों को ये अपेरचर और ये ऑब्स्टेकल का मतलब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो वेवलेंथ वाला टर्म मैं वर्ड यूज़ किया था, इसका थोड़ा सा और मीनिंग समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम लोग इनफाइनाइट से एक लाइट सोर्स ले लेते हैं। जो रे ऑफ लाइट है इनफाइनाइट से आ रही है, और हम लोग को पता है कोई भी रे ऑफ लाइट जो है इनफाइनाइट से आती है तो वो कैसा वेव फ्रंट शो करते हैं? प्लेन वेव फ्रंट शो करते हैं। तो यहाँ पर एक हम लोग क्या ले लिए हैं? एक स्लिट ले लिए हैं, या फिर हम लोग एक अपेरचर ले लिए हैं, जिसका अपेरचर क्या है? थोड़ा सा साइज इसका बड़ा है। अब इसका अपेरचर का साइज बड़ा है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? साइज ऑफ अपेरचर ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट वेव फ्रंट और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट बोल सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बताया था कि बेंडिंग ऑफ लाइट या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तभी होती है जब ऑब्स्टेकल या अपेरचर का साइज क्या हो? वेवलेंथ ऑफ लाइट का साइज का हो, ऐसा बोला था। बट मैं यहाँ पर क्या कर लिया हूँ? जो अपेरचर का जो साइज है इसको मैं लाइट के वेवलेंथ से ज़्यादा ले लिया हूँ। तो इस सिचुएशन में क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट को इस प्रकार के अपेरचर में जब इंसिडेंट करवाते हैं, तब हमको क्या मिलता है? बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट क्या हो जाता है? बेंड हो जाता है और प्लेन ही रहता है, बस थोड़ा सा बेंड हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं, और इसका एरिया भी क्या होता है? इसका एरिया जो है छोटा होता है। मतलब ये कम डिस्टेंस तक क्या हो रहा है? स्प्रेड हो पा रहा है, कम डिस्टेंस तक। ठीक है, कम डिस्टेंस तक स्प्रेड हो पा रहा है। और ये प्लेन वेव फ्रंट जो है चेंज भी नहीं हो रहा है, केवल थोड़ा सा बेंड हो रहा है। तो इसको इस वाले जो स्ट्रेट लाइन है इसकी वेवलेंथ लेमडा है, और इसको बोला जाता है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट, और इसको कहा जाता है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कहा जाता है। और यहाँ पर ये थोड़ा सा बेंड दिख रहा है किनारे पर, इसको बोला जाता है बेंडिंग ऑफ वेव फ्रंट। ये रहा फर्स्ट केस। अब हम लोग क्या करते हैं? इस अपेरचर के साइज को कम कर देते हैं। इस अपेरचर के साइज को कम कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि जो लाइट का वेवलेंथ है, जो इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट या इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, उसकी वेवलेंथ से क्या हो? लगभग सेम हो। क्योंकि इस डेफिनेशन में हम लोग बोले हैं ना साइज ऑफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो मैं क्या करता हूँ? यहाँ पर इस अपेरचर के साइज को क्या कर देता हूँ? लगभग इक्वल कर देता हूँ वेवलेंथ ऑफ लाइट के। ठीक है, तो इक्वल कर दूंगा तो क्या होगा? यहाँ पर जब हम लोग प्लेन इंसिडेंट वेव फ्रंट को इंसिडेंट करवाते हैं तो ये डिफ्रैक्शंस के पश्चात ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, और प्लेन वेव फ्रंट जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहा जाता है डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, और इसको कहा जाता है इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट। तो ये रहा केस 1, ये रहा केस 2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफ्रैक्शन ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। यहाँ पर कम बेंडिंग ऑफ लाइट हो रहा था। ठीक है, तो यही डेफिनेशन यहाँ पर लिखा था अथवा में, या और करके। ठीक है, वैसे आप लोग को एग्जाम में इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, दोनों ही सही हैं। ठीक है, बट जो आपको ज़्यादा समझ में आता है वो आपको फॉलो करना चाहिए। तो आई होप ये डायग्राम भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ, जिस प्रकार हम लोग इंटरफेरेंस में देखे थे ना, फ्रिंज बनता था वहाँ पर, उसी प्रकार डिफ्रैक्शंस में भी हम लोग को फ्रिंज का पैटर्न देखने को मिलता है। बट वहाँ पर हम लोग डबल स्लिट यूज़ करते थे, यहाँ पर सिंगल स्लिट यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, यहाँ पर ये एक सिंगल सोर्स है, इस लाइट सोर्स से हमको लाइट मिल रही है। यहाँ पर एक सिंगल स्लिट यूज़ करते हैं। सिंगल स्लिट में ये जो स्लिट है ये अपेरचर का काम करता है। जैसे ही लाइट इसके कॉर्नर पर पड़ती है, ये लाइट यहाँ से डिफ्रैक्ट हो जाती है।
डिफ्रेक्ट होके यहाँ से कई तरह के सोर्स का काम करती है। यहाँ पर ये अपेर्चर जो है बहुत सारे सोर्स का काम करता है। यहाँ पर इन सभी सोर्स से लाइट इमिट होते रहती है, लाइट इमिट होते रहती है। तो इन सोर्स से जो लाइट इमिट होते रहती है वो आगे चल के आपस में सुपर इम्पोज होते हैं। और इन सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकलती है, जो लाइट वेव निकलती है, वो आपस में सुपर इम्पोज करते हैं। तो यहाँ पर 2 केस मिलता है। कुछ लाइट जो है सेम फेस में सुपर इम्पोज होते हैं, कुछ लाइट जो है अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज होते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो लाइट सेम फेस में सुपर इम्पोज होते हैं तो वहां पर हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और कुछ लाइट जो है अपोजिट फेस में क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, वहां पर हम लोग को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और इस प्रकार से इंटरफेरेंस की वजह से हम लोग को इस प्रकार का फ्रिंज पैटर्न देखने को मिलता है, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क, कहीं पर ब्राइट, कहीं पर डार्क। बट यहाँ पर इसको हम लोग इंटरफेरेंस पैटर्न ना बोलकर क्या बोल रहे हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न बोल रहे हैं। यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगा हुआ है, उसी स्क्रीन में ये पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। बट हम लोग इसको इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसको हम लोग डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमें सिंगल स्लिट के द्वारा मिल रहा है। और यहाँ पर ये पैटर्न जो है, सेंटर जो है हमेशा ब्राइट होता है और ब्राइट पोर्शन जो है ज़्यादा होता है। बाकी इधर हम लोग को जो डार्क ब्राइट मिलता है उसका रेंज कम ज़्यादा होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर डार्क का रेंज ये है, जबकि यहाँ पर डार्क का रेंज ज़्यादा है। यहाँ पर ब्राइट का रेंज कम है, यहाँ पर ब्राइट का रेंज ज़्यादा है, यहाँ पर भी ब्राइट का रेंज क्या है, कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को नॉन यूनिफॉर्मली विड्थ ऑफ फ्रिंज देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इंटरफेरेंस पैटर्न और डिफ्रैक्शन पैटर्न में। पहला डिफरेंस तो ये है कि स्लिट यहाँ पर सिंगल स्लिट यूज कर रहे हैं, इंटरफेरेंस में हम लोग डबल स्लिट यूज कर रहे थे। इसलिए हम लोग को क्या मिल रहा था, जितना डार्क के लिए फ्रिंज विड्थ मिल रहा था उतना ही ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग को विड्थ ऑफ फ्रिंज देखने को मिल रहा था। बट यहाँ पर डार्क ब्राइट सभी डिफरेंट विड्थ के हैं, या इनमें सेपरेशन जो है डिफरेंट है। और डिफ्रैक्शन पैटर्न में याद रखिएगा, सेंटर जो है सबसे ज़्यादा ब्राइट होता है और इसका एरिया भी ज़्यादा होता है। इसीलिए अगर हम लोग इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखें तो हम लोगों को केवल सेंटर पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है। बाकी हम लोग इंटेंसिटी कर्व को अगर ध्यान से देखें तो इधर हम लोग को कम दिखाई देता है, क्योंकि सेंटर पर लाइट ज़्यादा होती है, बाकी ये धीरे धीरे डार्क होते जाता है। इसको आप लोग घर में एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। घर में आप लोग क्या करना, एक लाइट लेना और एक यहाँ पर स्क्रीन लेना। जैसे ही हम लोग यहाँ से लाइट को इंसिडेंट करवाते हैं और पीछे से अगर हम लोग खड़े होकर देखें तो सेंटर पर हम लोग को लाइट ज़्यादा दिखाई देता है, धीरे धीरे करके ये लाइट का ब्राइटनेस जो है कम हो जाता है किनारे में, सेंटर में ज़्यादा दिखाई देता है। तो ये वही पैटर्न है, सेंटर में लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है और जैसे हम लोग किनारे पर जाने लगते हैं तो सेंटर के बाद राइट साइड और लेफ्ट साइड इधर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ज़ीरो नहीं होती है, इंटेंसिटी कम होती जाती है। इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्राइट, उसके बाद डार्क, फिर थोड़ा सा ब्राइट, ऐसे करके वो पूरा इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो ये रहा डिफ्रैक्शन पैटर्न और डिफ्रैक्शन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा लग रहा होगा ये तो इंटरफेरेंस में हो रहा था, ये वैसे ही हो रहा है यहाँ पर। बट आप लोग घबराइए मत, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने नोट करके लिख रखा है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। इस पॉइंट को मैं नोट करके इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये याद रखने वाली चीज़ है। और अगर आप लोग इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो यहाँ पर मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। बट यदि आप लोग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डायरेक्ट याद रखो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत डीप में इसको कॉन्सेप्ट में करने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हम लोग को डिटेल में लिखना रहता है और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा तभी आप बना पाओगे। और यहाँ पर अगर बहुत डीप में जाओगे तो हो सकता है एग्जाम में पूरे सिलेबस का बर्डन हमारे दिमाग में होता है, तो हो सकता है ये हमारे दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर दें। तो उस सिचुएशंस में आप लोग बस ये बॉक्स में जो फॉर्मूला है इसको याद रखिएगा। वैसे मैं यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से मैं आप लोग को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा ये आएगा कैसे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा।
तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको नोट करके लिखा हूँ, याद रखने वाली चीज़ है। तो आप लोग याद करिए, जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जब हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोगों ने 2 केस देखा था। सबसे पहले कंस्ट्रक्टिव का केस देखा था, उसके बाद हम लोगों ने डिस्ट्रक्टिव का केस देखा था। कंस्ट्रक्टिव में हम लोग को पाथ डिफरेंस क्या मिल रहा था, हम लोग को मिल रहा था एम लेमडा। और कंस्ट्रक्टिव का केस क्या था, जहां पर हम लोग को ब्राइट फ्रिंज मिलता है वहां पर हम लोग को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, जहां पर हम लोग को डार्क फ्रिंज देखने को मिल रहा था इंटरफेरेंस के केस में। और यहाँ पर हम लोग को पाथ डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा था, 2n-1 लेमडा अपॉन 2, ये देखने को मिल रहा था। ये केस था इंटरफेरेंस का। बट यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन के केस में याद रखिएगा, इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन पाथ डिफरेंस क्या होगा, एन लेमडा होगा। किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए या फिर डार्क फ्रिंज के लिए। कंफ्यूजन क्रिएट होगा आप लोग के माइंड में, बट आप लोग इसको ऐसे याद रखना, डिफ्रैक्शन जो है इंटरफेरेंस का अपोजिट होता है। ठीक है, डिफ्रैक्शन के केस में जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या डार्क फ्रिंज है, इसके लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा, एन लेमडा होगा। जहां पर एन इज इक्वल टू क्या होगा, 1 2 3 होगा। वहां पर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 रहता था, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 1 2 3 होगा, याद रखना। और यदि यहाँ पर मैं एन को एक्सपेंड कर दूं तो इसी फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ, डेल इज इक्वल टू लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, ये ऐसे मिलते जाएगा। जहां पर लेमडा को बोला जाता है फर्स्ट डार्क फ्रिंज, या फिर इसको बोला जाता है सेकेंडरी मिनिमा, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मिनिमा कहा जाता है, सेकेंडरी मिनिमा। और यहाँ पर 2 लेमडा को क्या कहा जाता है, सेकेंड डार्क फ्रिंज कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड डार्क फ्रिंज कहा जाता है या सेकेंड मिनिमा कहा जाता है। इसी प्रकार हम लोग को ये मिलते जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं पाथ डिफरेंस किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन, या फिर ब्राइट फ्रिंज के लिए। डिफ्रैक्शन के केस में ब्राइट फ्रिंज के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डेल इज इक्वल टू 2n+1 लेमडा अपॉन 2 मिलता है, 2n+ लेमडा अपॉन 2 मिलता है, जहां पर n इज इक्वल टू क्या, 1 2 3 है। जैसे ही n का वैल्यू 1 2 3 रखेंगे हम लोग को क्या मिलने लग जाएगा, डेल इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2, जहां पर 3 लेमडा बाई 2 को कहा जाता है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाता है। यहाँ पर मैक्सिमा बोलने का मतलब ये है कि लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पर हम लोग डार्क फ्रिंज की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम होती है, इसलिए इसको हम लोग यहाँ पर मिनिमा बोले हैं, यहाँ पर मिनिमा बोले हैं। ठीक है, 5 लेमडा बाई 2 को क्या कहा जाता है, सेकेंड मैक्सिमा कहा जाता है। इसी प्रकार ये हमको मिलते जाएगा मिलते जाएगा। तो ये इंटरफेरेंस का जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं, यहाँ पर हम लोग को ब्राइट के लिए ये मिल रहा था और यहाँ पर डार्क के लिए हम लोग को ये मिल रहा था, जबकि डार्क के लिए हमको यहाँ पर एन लेमडा मिलता है और यहाँ पर ब्राइट के लिए हमको ऐसा कुछ मिलता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये आता कैसे है, इसको मैं यहाँ से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आएगा तो लेक्चर को फिर से रिपीट करके देखिएगा। और तब भी नहीं आएगा तो आप लोग इसमें दिमाग मत घुमाइएगा, बोर्ड एग्जाम के लिए आपको केवल ये याद रखना है। ठीक है, और यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि जेई नीट या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का, तब ये डिटेल समझना आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये पैटर्न, यहाँ पर इसको फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क या सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा ये बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, तो इसका कारण ये है, डिफ्रैक्शन में होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर ये क्या है, स्क्रीन है, यहाँ पर क्या है, स्क्रीन है। तो इसके सेंटर पर, यहाँ से जब लाइट डिफ्रैक्ट होकर स्क्रीन पर आती है तो सेंटर पर हम लोग को क्या मिलता है, सेंटर पर हम लोग को इंटेंसिटी मैक्सिमम मिलती है, या सेंट्रल ब्राइट बोलते हैं या सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। इसका एरिया जहाँ तक फैला रहता है, इसका एरिया जहाँ तक रहता है वहाँ तक इसको क्या कहा जाता है, सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। लेकिन जहाँ से डार्क होना स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से ये डार्क होना स्टार्ट हो जाता है उसको कहा जाता है फर्स्ट डार्क। क्या कहा जाता है, फर्स्ट डार्क, या उसी को कहा जाता है सेकेंडरी मिनिमा, उसी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मिनिमा।
ठीक है। उसके बाद डार्क के बाद फिर ब्राइट आ जाता है, तो जो ब्राइट आता है इसको सेकेंडरी मैक्सिमा कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। और ऐसे ही ये सीक्वेंस चलते रहता है, फिर डार्क आएगा, फिर डार्क आएगा, इसको 2D लिखा हूं मैं, फिर डार्क आएगा, फिर ब्राइट आएगा, फिर डार्क आएगा। ये प्रोसेस जो है चलते रहता है। चलते रहता नहीं है, ये डिपेंड करेगा सोर्स ऑफ लाइट के ऊपर कि ये कहाँ तक चलेगा, कि ये कहाँ तक चलेगा। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डिफ्रैक्शन में हम लोग को स्क्रीन में ये पैटर्न डार्क ब्राइट ये पैटर्न कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग सेंटर पार्ट के लिए बात करेंगे कि सेंटर पार्ट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। उसके बाद हम लोग फर्स्ट डार्क के लिए बात करेंगे, फर्स्ट ब्राइट के लिए बात करेंगे कि पाथ डिफरेंस ऐसा कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सेंटर के लिए बात करते हैं। तो सेंटर के लिए रे डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा, तो ये हमको कैसे मिलता है। चलिए, तो यहाँ पर ये जो डायग्राम बना है इसको फिर से बना के मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। पहली चीज़ हम लोग बात करते हैं, हम लोग को ब्राइट फ्रिंज मिलता कब है। हमको ब्राइट फ्रिंज मिलता कब है, जब कोई भी टू लाइट्स जो है, टू लाइट वेव जो है आपस में कैसे मिलती है, सेम फेस में मिलती है सुपर पोजिशंस के बाद। जैसे कि ये टू लाइट वेव है, जब दोनों सुपर इम्पोज करती है तो कैसे दिखती है, ये ऐसे दिखता है। ठीक है, ये ऐसे दिखता है, अभी ये सेम फेस में है। तो यहाँ पर क्या मिलता है, हमको जो फ्रिंज मिलता है वो ब्राइट मिलता है। और डिस्ट्रक्टिव में, डिस्ट्रक्टिव या फिर डार्क, डार्क हमको कब मिलता था, जब ये दोनों रेस, ये दोनों लाइट वेव जो है सुपर इम्पोज होते थे बट अपोजिट फेस में होते थे। कैसे होते थे, अपोजिट फेस में होते थे। अपोजिट फेस में होने का मतलब पहले वाले वेव का ये जो पॉजिटिव फेस है दूसरे वाले वेव के निगेटिव फेस से मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ देखूं तो ये लेमडा बाई 2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का वेवलेंथ कितना होता है, लेमडा होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का लेमडा बाई 2 होगा। और पहले वाले वेव का कितना है, प्लस लेमडा बाई 2 है। और दूसरे वाले वेव का कितना है, चूंकि ये इसके नेगेटिव फेस से मैच हो रहा है, नेगेटिव फेस से मैच हो रहा है। इंटरफेरेंस में हम लोग देखे थे, इसी केस में तो हम लोग को डार्क फ्रिंज मिलता था ना, इसी केस में तो हम लोग को डार्क फ्रिंज मिलता था। तो इसका रीजन बता रहा हूँ कि डार्क फ्रिंज मिलता क्यों था। यहाँ पर इंटेंसिटी बढ़ जाती थी, सेम फेस में मिलते थे इस वजह से। यहाँ पर ये अपोजिट फेस में मिलते थे इसलिए डार्क फ्रिंज मिलता था, क्योंकि अपोजिट फेस में मिलने से इसका वेवलेंथ पॉजिटिव और इस सेकेंड वाले वेव का वेवलेंथ कितना हो जाता है, नेगेटिव लेमडा बाई 2। और दोनों जब सुपर इम्पोज करते थे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देते थे, कैंसिल आउट कर देते थे। दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे तो यहाँ पर कोई वेव बचता ही नहीं था। जब यहाँ पर कोई लाइट वेव बचेगा ही नहीं, कोई लाइट वेव बचेगा ही नहीं, तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज मिलेगा ना। तो ये केस होता था इंटरफेरेंस में। बट डिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। जब दोनों अपोजिट फेस में सुपर इम्पोज करते हैं तब भी यहाँ पर कुछ ना कुछ लाइट वेव बच जाती है। इस वजह से हम लोग को इस केस में डार्क ब्राइट मिलता है, डार्क ना मिलकर। ठीक है, चलिए इसको मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। ये चीज़ तो मैं बता दी हूँ कि इंटरफेरेंस में हमको डार्क और ब्राइट क्यों मिलता था, क्यों मिलता था। डार्क क्यों मिलता था, क्योंकि ये कैंसिल आउट कर देता था अपोजिट फेस में मिलने की वजह से, क्योंकि एक फेस पॉजिटिव होता था दूसरा फेस निगेटिव होता था और अपोजिट फेस में मिलते थे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते थे। और अगर यहाँ पर कुछ वेवलेंथ बच जाता तो वो ब्राइट शो करने लगता। एकदम ज़्यादा ब्राइट शो नहीं करता, कुछ ना कुछ ब्राइट या कुछ ना कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो हमको शो करती। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला था सेंट्रल मैक्सिमा की। सेंट्रल मैक्सिमा तो डिफ्रैक्शन में होता क्या है, यहाँ पर जो स्लिट होता है इसे यहाँ पर लाइट सोर्स होता है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन होता है तो सेंटर पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है। यहाँ पर हम लोग को बड़ा सा ब्राइट फ्रिंज मिलता है जिसकी रेंज ज़्यादा होती है, इसी को सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं। अगर इंटेंसिटी कर्व देखें तो हम लोग को यहाँ पर कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार का इंटेंसिटी कर्व देखने को मिलता है। तो ये कब मिलता है, तो मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ पर एक सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पर एक सिंगल स्लिट ले लेते हैं हम लोग, ये सिंगल स्लिट है। तो यहाँ पर ये जो सिंगल स्लिट है ना, यहाँ से डिफ्रैक्शन होता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये वाला जो गैप है इसको आप एपर्चर बोलते हैं। जब यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो यहाँ पर ये बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट वेव का काम करती है, सोर्स ऑफ लाइट वेव का काम करती है। और ये क्या करती है, लाइट को ऐसे
इमिट करती है। लाइट को क्या करता है, ये इमिट करता है। और इन सभी लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रॉनहोफर, उन्होंने लेंस का इस्तेमाल किया था। इसके अंदर में अभी मत जाइए आप लोग, मैं आगे इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। आगे हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होगा, उसमें डिटेल में बताऊंगा। अभी हम लोग का टारगेट है पाथ डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को समझना, कि डार्क के लिए हम लोग एन लेमडा क्यों लेते हैं और ब्राइट के लिए डिफ्रैक्शन में हम लोग 2n+1 λ/2 क्यों लेते हैं, ये रीजन समझना है हम लोग का टारगेट अभी। तो यहाँ पर जब हम लोग लेंस लगा देते हैं तो ये एक पॉइंट पर इन सभी को क्या कर देता है, कन्वर्ज कर देता है। ये सभी लाइट को क्या कर देता है, एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। इसी वजह से यहाँ पर सेंटर पे हमको क्या मिलता है, सेंटर पे हमको क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है या सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है। और यहाँ पर अगर रे ऑफ लाइट के बीच में देखूं तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। ये डिफ्रैक्शन का केस है, ये डिफ्रैक्शन का केस है। इसीलिए यहाँ पर ये फर्स्ट डायग्राम जो बना हुआ है ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए बना हुआ है। ये यहाँ पर स्लिट लिए हैं, स्लिट का जो ये अपर्चर है उसका डिस्टेंस को हम लोगों ने ए कंसीडर कर रखे हैं। और यहाँ पर एक लेंस है, या ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स का काम करती है। यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने के लिए केवल 12 सोर्स पॉइंट लिए हैं, 0 से लेकर 12 सोर्स पॉइंट लिए हैं। वैसे ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स होता है, आप इसको 50 कंसिडर कर सकते हो, 100 कंसिडर कर सकते हो, 1000 नंबर ऑफ लाइट वेव सोर्स कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए 12 नंबर ऑफ सोर्स कंसिडर किए हैं, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं, इस लेंस की वजह से ये इस पॉइंट पर इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ पर इन रेज ऑफ लाइट के बीच अगर डिफरेंस देखें, पाथ डिफरेंस देखें, तो यहाँ पर ये क्या होता है, इन सभी लाइट में किसी भी प्रकार का पाथ डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि पहले जीरो वाली रे ऑफ लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है उतना ही डिस्टेंस ये फर्स्ट वाला रे ऑफ लाइट कर रहा है, और उतना डिस्टेंस 2 वाले। तो यहाँ पर कहाँ फेज डिफरेंस होगा, यहाँ पर फेज डिफरेंस नहीं है, फेज डिफरेंस यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, इस सिचुएशंस में ब्राइट फ्रिंज मिलता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलता है, यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। इस टाइप का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ देते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये फर्स्ट वाला डार्क हमको कैसे मिलता है। ये जो फर्स्ट डार्क जो है, ये फर्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे मिलता है, या इसी को कहा जाता है सेकेंडरी मिनिमा। इसी को क्या कहा जाता है, सेकेंडरी मिनिमा। तो सेकेंडरी मिनिमा के लिए यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है ये 0 नहीं हो सकता, यहाँ पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। यहाँ पर पाथ डिफरेंस हम लोग को लेमडा मिलता है। तो ये लेमडा कैसे मिलता है इसको देखते हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग कंसिडर करते हैं ये एक स्लिट है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ पहले मैं, फिर ये एप्लीकेशन थोड़ा सा हैंग हो रहा है, स्लो चलने लग जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर फिर से हम लोग स्लिट ले लेते हैं, और ये जो स्लिट का अपेरचर का जो डिस्टेंस है इसको फिर से ए ले रखे हैं। अब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी लाइट जो है सेंटर पर ही आए। अपेरचर से डिफ्रैक्शंस के बाद कुछ लाइट्स ऐसे होते हैं जो डिफ्रैक्शंस के पश्चात सेंटर से दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसको भी मैं एक बार बना के बता देता हूँ। जैसे कि ये एक स्लिट है, ठीक है, पेन का कलर फिर चेंज कर लेता हूं मैं। जैसे कि ये एक स्लिट है, यहाँ पर एक सोर्स है, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने जो स्लिट का या अपेरेचर का जो डिस्टेंस है इसको ए ले रखे हैं। यहाँ पर ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स का काम करता है, वैसे हम लोग इसको 0 से 12 ले रखे हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सभी लाइट जो है स्क्रीन, यहाँ पर स्क्रीन लगा होता है ना, यहाँ पर स्क्रीन लगा होता है, स्क्रीन के सेंटर पर ही आए। कुछ लाइट जो है डिफ्रैक्ट होकर सेंटर से दूर चली जाती है, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कुछ लाइट यहाँ पर ऐसे चला जाता है, कुछ लाइट जो है यहाँ ऐसे आ जाता है। इसको हम लोग पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं, इसको मैं पॉइंट पी कंसीडर कर लेता हूँ। वहाँ पर लेंस लगाया गया था, इसको एक ही पॉइंट पर इकट्ठा करने के लिए लेंस लगाया गया था, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर केवल पाथ डिफरेंस को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए लेंस को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, फिर ये स्लो चलने लगा। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पर इस वाले रे का और इस वाले रे का अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं तो दोनों का पाथ डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा। अब इस पॉइंट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से या इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा। पाथ डिफरेंस यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। तो कितना पाथ डिफरेंस होगा उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाता है C। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस, ये होगा पाथ डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इस वाले रे के कंपैरिजन में ये वाला रे जो है इतना ज़्यादा है इससे, तो यही इसका पाथ डिफरेंस होगा ना। और इस पाथ डिफरेंस को हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, लेमडा कंसीडर कर लेते हैं। कितना कंसीडर कर लेते हैं, लेमडा। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग को क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज मिलता है। अब ये क्यों मिलता है इसका रीजन मैं आप लोग को बताता हूं। ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो ये एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट करेगा। अब कैंसिल आउट कैसे करता है एक दूसरे के वेव को, वो मैं बता चुका हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। और जब वो एक दूसरे से वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं क्रस्ट टू ट्रफ को, तभी हम लोग को डार्क मिलता है। तो यहां पर मैं कंसिडर कर लेता हूं 0 से 12 मेरे पास क्या है, सोर्स ऑफ लाइट वेव है। अगर यहाँ पर पॉइंट P के रिस्पेक्ट में इस रे ऑफ लाइट का जो पाथ डिफरेंस है टोटल कितना है, लेमडा है। कितना है, लेमडा है। ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा, अगर ये 12 सोर्स ऑफ पॉइंट है तो इसका हाफ कितना होगा, 6 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक 6 से लेकर 0 से लेकर 6 के बीच अगर यहाँ पर रे ऑफ लाइट को मैं देखूं तो यहाँ पर रे ऑफ लाइट के बीच कितना डिफरेंस होगा, लेमडा बाई 2। अगर 0 से 12 तक के पॉइंट के बीच का पाथ डिफरेंस लेमडा है, 0 से लेकर 12 तक का पाथ डिफरेंस कितना लेमडा है, तो इसका हाफ में कितना होगा, 0 से लेकर 6 तक, 0 से 6 तक कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा। अब ये 0 वाला जो है, 0 वाला जो है इसको 12 नंबर का रे ऑफ लाइट कैंसिल आउट कर रहा था, और ये 0 वाला जो रे ऑफ लाइट है इसको 6 नंबर का रे ऑफ लाइट जो है कैंसिल आउट करेगा इसके वेवलेंथ को। उसी प्रकार जो फर्स्ट नंबर का जो रे ऑफ लाइट है इसके वेवलेंथ को कौन कैंसिल आउट करेगा, 7 नंबर का। 7 नंबर का जो रे ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ कैंसिल आउट करेगा। उसी प्रकार 2 और 8, उसी प्रकार 3 और 9, 4 और 10, 5 और 11, इन सभी रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ कितना होगा, लेमडा बाई 2 होगा। लेमडा बाई 2 होगा, और एक क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ये सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ पर कोई वेवलेंथ बचेगा ही नहीं। ठीक है। और यहाँ पर केवल और केवल क्या बच जाएगा, लेमडा बच जाएगा। यहाँ पर लेमडा क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। ठीक है। बाकी ये सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई वेवलेंथ की लाइट बचेगी ही नहीं जो हमको ब्राइट फ्रिंज दे। आई होप अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज कैसे मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी रे ऑफ लाइट आती है इस पॉइंट P पर, वो सभी यहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, इसलिए यहाँ पर हमको डार्क मिलता है। और ये कैसे एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है मैं एक बार और बता देता हूँ। 0 वाला जो रे ऑफ लाइट है ये 12 वाले को कैंसिल आउट करता है, और अगर इसको मैं 2 भागों में डिवाइड करके देखूँ तो आसान हो जाता है ये एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट करता है। तो अगर 0 से 12 को अगर मैं 2 भागों में डिवाइड करूं तो 0 से 6 के बीच का जो पाथ डिफरेंस है कितना होगा, लेमडा बाई 2। इसको मैं एक बार बता देता हूं। जैसे कि आप लोगों ने ट्रायंगल लॉ पढ़े होंगे, सिमिलर रूल। जैसे कि यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक ट्रायंगल है, इसके अंदर में ये एक और ट्रायंगल है। अगर ये x है, ये x है तो ये y होगा। तो ये कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस, तो ये इसका आधा हो जाएगा तो x बाई 2 होगा, और इसका आधा कितना हो जाएगा, ये होगा, तो ये y बाई 2 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल है, ये वाला डिस्टेंस कितना है, लेमडा है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2। जैसे कि यहाँ पर y है तो ये y बाई 2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये 0 वाला जो है, ये 0 वाला जो रे ऑफ लाइट है इसके वेवलेंथ को कौन कैंसिल आउट करेगा, ये 6 नंबर का जो रे ऑफ लाइट है इसका वेवलेंथ वो करेगा, कैंसिल आउट करेगा। क्योंकि इस वाले रे ऑफ लाइट का भी वेवलेंथ लेमडा बाई 2 होगा, इसका भी लेमडा बाई 2 होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। उसी प्रकार ये जो 1 नंबर में जो रे ऑफ लाइट है इसके वेवलेंथ को कौन कैंसिल आउट करेगा, 7 नंबर का। 2 का कौन करेगा, 8 करेगा। 3 का कौन करेगा, 9 नंबर का रे ऑफ लाइट करेगा। उसी प्रकार 4 का कौन करेगा, 10, 5 का 11। तो इस प्रकार से सभी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट बचेगी ही नहीं।
तो पॉइंट पी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना था, लेमडा था, तब हमको यहाँ पर कैंसिल आउट वाला वेवलेंथ मिला है। तो इस वजह से इस पॉइंट पी पर हमको क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंज मिलेगा। अब बात करते हैं ये 1D के बाद यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज कैसे मिलता है। तो ब्राइट फ्रिंज पर यहाँ पर सभी कैंसिल आउट नहीं होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर वेवलेंथ बच जाएगा। वो कैसे बचेगा मैं यहाँ पर बताता हूँ, है ना। अब इस वाले डायग्राम को आप लोग ध्यान से देखिएगा। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, एक स्लिट लिए हैं। फिर से यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं, स्लिट लिए हैं। और ये जो अपेरेचर है इसका साइज कितना लिए, ए लिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, ये जो पॉइंट पी था, पॉइंट पी के बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट पी के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इतना तो तय हो गया है। ये सेंटर पार्ट है, ये ब्राइट पार्ट है, और इस बीच में क्या मिला था हमको, 1D मिला था, जो कि ये देख चुके हैं। अब हम लोग इस वाले पार्ट को देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फेस डिफरेंस क्या था, पहले क्या था, लेमडा था। तो जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ेगा, तो इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 3 लेमडा बाई 2। कितना बढ़ेगा, 3 लेमडा बाई 2। अगर ये लेमडा था तो इससे जब आगे बढ़ेंगे तो ये हाफ आगे बढ़ जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा ना। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो वेवलेंथ था उसको मैं कितना लिया था, लेमडा लिया था। लेमडा से फिर ये कितना आगे बढ़ेगा, लेमडा बाई 2 आगे बढ़ेगा ना, तभी तो हम लोग को क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। इंटरफेरेंस वाले केस में मैं बता चुका था, जो पहला वाला वेव था ये ऐसे चलता है, दूसरा वाला वेव क्या रहता है, ये ऐसे सेम फेस इसी में रहता है, सेम फेस में रहता है। तो ये दूसरे वाले वेव को मैं क्या करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरफेरेंस में हमको क्या मिलता था, यहाँ पर जब हम लोग इसको हाफ आगे बढ़ाते थे तो हम लोग को डिस्ट्रक्टिव मिलता था, और जब हम लोग 1 वेवलेंथ आगे बढ़ाते थे तो वहाँ पर हम लोग को कंस्ट्रक्टिव मिलता था। बट यहाँ पर डिफ्रैक्शन के केस में अपोजिट होगा। इसको हम लोग लेमडा बाई 2 आगे बढ़ाएंगे तो हम लोग को ब्राइट मिलेगा यहाँ पर। इसलिए मैं क्या करता हूँ, ये लेमडा था, लेमडा में मैं लेमडा बाई 2 को ऐड कर देता हूँ, तो ये 3 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना कंसीडर कर लेते हैं, 3 लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस जब लेमडा बाई 2 होता है तो इसके लिए हम लोग को ब्राइट फ्रिंज मिलता है, और जब पाथ डिफरेंस लेमडा था तब हम लोग को क्या मिलता था, डार्क मिल रहा था। अब मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ कि यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज क्यों मिलता है ना। तो फिर से हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, ये जो स्लिट है ना, ये जो स्लिट, इनके बीच में कितने सोर्स ऑफ लाइट वेव है, वो है 12, 0 से लेकर 12। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोर्स ऑफ लाइट होता है, बट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पर 12 कंसीडर किए हैं, ताकि मुझे बताते बने कि यहाँ पर ये एक दूसरे को कैसे कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये जो 0 से 12 है ये 3 बाई 2 है। याद रखना, जब भी पाथ डिफरेंस किस फॉर्म में हो, 3 लेमडा बाई 2 हो, 5 लेमडा बाई 2 हो, 7 लेमडा बाई 2 हो, तो यहाँ पर जो नंबर रहेगा उतने ही नंबर में आप लोग को स्प्लिट आउट करना है इसको, वेवलेंथ को। जैसे कि 3 लेमडा बाई 2 है तो यहाँ पर 0 से 12 तक मेरे पास सोर्स ऑफ लाइट वेव है, इसको मैं 3 है यहाँ पर तो 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो पहला पार्ट क्या हो जाएगा, पहला पार्ट हो जाएगा यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक, दूसरा पार्ट हो जाएगा 4 से लेकर 8 तक, तीसरा पार्ट हो जाएगा 0 से 4 तक, उसके बाद 4 से 8 तक, उसके बाद 8 से लेकर 12 तक, 8 से लेकर 12 तक। तो ये 3 पार्ट हो गया, इसको मैं फर्स्ट पार्ट बोला हूँ, इसको मैं सेकेंड पार्ट बोला हूँ, और इसको मैं थर्ड पार्ट बोला हूँ। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट। ये पाथ डिफरेंस था 3 लेमडा बाई 2। इसको हम लोगों ने कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर दिए हैं, 3 पार्ट में, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। और इसको हम लोगों ने कैसे डिवाइड किया गया है, ये पहला वाला जो पार्ट है 0 से 4 तक, यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगी, लेमडा बाई 2। 4 से जो 8 तक का जो लाइट सोर्स है वहाँ तक का जो रे ऑफ लाइट है उसमें पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2। और इन दोनों के बीच में 8 से लेकर 12 तक, इसमें भी पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाई 2। तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना है, लेमडा बाई 2। यहाँ से यहाँ तक का
जो पाथ डिफरेंस है कितना होगा, लेमडा बाय 2, और यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाय 2। तो इसको फिर से रिपीट कर दिया हूँ मैं, लेमडा बाय 2, लेमडा बाय 2, तो लेमडा बाय 2। अब यहाँ पर टोटल पाथ डिफरेंस कितना होगा, जब यहाँ से यहाँ तक पाथ डिफरेंस बात किए तो लेमडा बाय 2, जब यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस बात करेंगे तो ये लेमडा बाय 2, ये लेमडा बाय 2, दोनों को ऐड कर दूंगा, लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा। तो लेमडा यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का पाथ डिफरेंस लेमडा है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान देना। 0 से लेकर 4 तक का पाथ डिफरेंस कितना था, लेमडा बाय 2, और 4 से लेकर 8 तक का पाथ डिफरेंस कितना था, लेमडा बाय 2, और 8 से लेकर 12 तक का पाथ डिफरेंस कितना था, लेमडा बाय 2। ये इंडिविजुअल 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ, वो पाथ डिफरेंस है। अब मैं बात करता हूँ टोटल पाथ डिफरेंस का 0 से 12 तक का। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लेमडा बाय 2। अब मैं ये 3 लेमडा बाय 2 को 3 हिस्से में डिवाइड किया हूँ। तो 3 हिस्से में डिवाइड किया हूँ, तो 0 से 4 तक का पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2, और 0 से लेकर 8 तक का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा होगा। तो 0 से लेकर 8 तक का पाथ डिफरेंस लेमडा बाय 2 क्यों होगा, क्योंकि ये वाला लेमडा बाय 2 और ये वाला लेमडा बाय 2 दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, लेमडा आएगा, और वही लेमडा यहाँ पर लिखा हुआ है। और 0 से लेकर 12 तक का पाथ डिफरेंस 3 लेमडा बाय 2 आएगा। अब ये कैसे आया, तो ये वाला और तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एक सेकेंड मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो जब हम लोग तीनों को ऐड कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, लेमडा अपन 2, लेमडा अपन 2, लेमडा अपन 2। तीनों हिस्सों का जो पाथ डिफरेंस है उसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 लेमडा बाय 2। तो इस प्रकार से 3 लेमडा बाय 2 जो पाथ डिफरेंस है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको पार्ट में डिवाइड करने का रीजन क्या है। यहां पर डार्क और ब्राइट फ्रिंज कैसे मिलेगा, डार्क फ्रिंज में ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो बच जाता है वो ब्राइट फ्रिंज का कारण बनता है। उसी को डिफाइन करने के लिए इसको पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो 0 वाला जो रे ऑफ लाइट है, ये 12th नंबर का जो रे ऑफ लाइट है, ये इसको कैंसिल आउट कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड पार्ट को कैंसिल आउट कैसे करता है। तो ये जो फर्स्ट नंबर का जो रे ऑफ लाइट है, ये 5th नंबर के रे ऑफ लाइट को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। और ये जो सेकंड नंबर का रे ऑफ लाइट है, ये 6 नंबर के रे ऑफ लाइट को कैंसिल आउट करता है। इसी प्रकार ये जो 3 नंबर का रे ऑफ लाइट है, ये 7 नंबर के रे ऑफ लाइट को कैंसिल आउट करता है, ठीक है। और ये जो 4th नंबर का रे ऑफ लाइट है, ये 8th नंबर के रे ऑफ लाइट को कैंसिल आउट करता है। और यहाँ पर जो ये 9, 10, 11, 12 ये जो रे ऑफ लाइट है, इसको कैंसिल आउट करने के लिए कोई रे ऑफ लाइट नहीं बचता है। तो यही जो रे ऑफ लाइट है, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कारण बनती है, या फिर ये ब्राइट फ्रिंज का कारण बनती है। और ये वाला जो रे ऑफ लाइट था 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सभी डार्क फ्रिंज का कारण बनती है। और इसी चीज को मैं यहाँ पर लिखा हूँ। यहाँ पर पाथ डिफरेंस, टोटल पाथ डिफरेंस कितना है, 3 लेमडा बाय 2। और जब 3 लेमडा बाय 2 को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो डिफरेंट टाइप का वेवलेंथ लेमडा बाय 2 मिलेगा। और यहाँ पर जो कैंसिल आउट कर रहा है वो कौन है, फर्स्ट वाला जो रे का जो वेवलेंथ है वो 5 वाले को कैंसिल आउट करेगा, 2 जो है 6 वाले को कैंसिल आउट करेगा, और 3 वाला जो है 7 वाले को कैंसिल आउट करेगा। अच्छा, एक और कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये कैंसिल आउट क्यों करेगा भैया, क्योंकि सभी का वेवलेंथ का जो सभी रे ऑफ लाइट का वेवलेंथ कितना है, इतने हिस्से का लेमडा बाय 2, इतने हिस्से का लेमडा बाय 2 है, तभी तो ये कैंसिल आउट करेगा ना, सेम होगा तब। जैसे कि फर्स्ट वाले रे का जितना वेवलेंथ होगा ना, उतना ही 5 नंबर वाले रे ऑफ लाइट का भी वेवलेंथ होगा, बट एक निगेटिव होगा, पॉजिटिव, कैंसिल आउट कर देगा। 2 जो है 6 को, 3 जो है 7 को, 4 जो है 8 को कैंसिल आउट करेगा। इन सभी का जो वेवलेंथ है वो कितना होगा, पाथ डिफरेंस जो है कितना होगा, लेमडा बाय 2 होगा। इन सभी का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लेमडा बाय 2। इसका भी लेमडा बाय 2, इसका भी लेमडा बाय 2, तो कैंसिल। इसका भी लेमडा बाय 2, इसका भी लेमडा बाय 2, कैंसिल आउट। इसका भी कैंसिल आउट। तो ये सभी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर इस पोर्शन में हमको क्या मिलेगा, डार्क या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलेगा। बट ये वाला जो पोर्शन बच जा रहा है ना, जो 9 नंबर का रे ऑफ लाइट है, 10, 11, 12 नंबर का जो रे ऑफ लाइट है, ये कैंसिल आउट होने के लिए यहाँ पर रे ऑफ लाइट बचता ही नहीं है। तो यही हमको क्या देता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देता है। और यहाँ पर हमको क्या मिलने लगता है, ब्राइट फ्रिंज मिलने लगता है।
तो यही रीज़न है कि 3 लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस होने पर यहाँ पर हम लोग को पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज मिलने लगता है। ठीक है, और इसी प्रकार ये प्रोसेस जो है चलते रहता है। सिमिलरली लेमडा इज इक्वल्स टू, अब हम लोग सेकेंड डार्क फ्रिंज प्राप्त करेंगे तो पाथ डिफरेंस वहां पर हमको कितना मिलेगा, 2 लेमडा। उसके बाद अगला डार्क फ्रिंज कब मिलेगा, 3 लेमडा पर। उसी प्रकार अगला 3 लेमडा बाई 2 के बाद अगला जो ब्राइट फ्रिंज है या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वो हमको 5 लेमडा बाई 2 पाथ डिफरेंस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही कारण है कि डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस को एन लेमडा लिखा जाता है डिफ्रैक्शन के केस में, और ब्राइट फ्रिंज के लिए 2n+1 लेमडा बाई 2 लिखा जाता है पाथ डिफरेंस को डिफ्रैक्शन के केस में ब्राइट फ्रिंज के लिए। तो ये याद रखिएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होता है। आई होप ये सारा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा है, और यदि नहीं आया तो फिर से इसको रिपीट करके देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा राइटिंग लिखना हो गया है ना। तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, तभी ये समझ में आएगा। वैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, केवल आप लोग को ये याद रखना है, और ये याद रखना है डिफ्रैक्शन के केस में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन की। टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन की। तो डिफ्रैक्शन जो है 2 टाइप से होता है, एक होता है फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और सेकेंड होता है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। तो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन होता क्या है, फ्रेनेल नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उन्होंने क्या किया था, एक लाइट सोर्स लिया था और एक सिंगल स्लिट लिया था और एक स्क्रीन लिया था। तो स्क्रीन में उनको क्या मिलने लगा था, डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलने लगा था। चलिए इस एक्सपेरिमेंट के या फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पॉइंट है उसको जान लेते हैं। सोर्स, स्लिट, स्क्रीन आर फाइनाइट डिस्टेंस। इस एक्सपेरिमेंट में फ्रेनेल नाम के साइंटिस्ट ने ये जो सोर्स है और ये जो स्लिट है और ये जो स्क्रीन है, इनको कितने डिस्टेंस पर रखा था, फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा था। फाइनाइट डिस्टेंस का मतलब परिभाषित, जिसको हम लोग क्या कर सके, परिभाषित कर सकें, हम लोग जान सके, उस डिस्टेंस पर रखा था। और इन्होंने किसी भी प्रकार का लेंस यूज नहीं किया था, लेंस या मिरर का यूज नहीं किया था। नो लेंस मिरर यूज्ड, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का लेंस या मिरर का यूज नहीं किए थे। ठीक है, 2 साइंटिस्ट थे, फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर। दोनों ने ही डिफ्रैक्शन को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी थी, जिसमें से हम लोग फ्रेनेल डिफ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में से एक्सपेरिमेंट से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेंटर में भी डार्क और ब्राइट। जो फ्रेनेल डिफ्रैक्शन है, इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो सेंटर पर हमको फ्रिंज मिलता है, ये डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेव फ्रंट स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो डिफ्रैक्शन के पश्चात हमको जो वेव फ्रंट मिलता है वो स्फेरिकल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है और सिलेंड्रिकल भी हो सकता है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं डिफ्रैक्शन डिवाइस। फ्रेनेल नाम के साइंटिस्ट ने जो डिफ्रैक्शन की घटना को डिफाइंड करने के लिए उन्होंने जो डिवाइस यूज किया था उसका नाम क्या है, जोन प्लेट। क्या नाम है, जोन प्लेट, इसको याद रखिएगा। और जोन प्लेट क्या होता है, जोन प्लेट एक्चुअल में ग्लास मटेरियल होता है, एक ग्लास का प्लेट होता है जिसके ऊपर डायमंड के टूल से या डायमंड से बने हुए औजार से उसको क्या कर देते हैं, इंटरसेक्ट कर देते हैं स्फेरिकली। जैसे कि मैं कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास एक ग्लास का प्लेट है। अब मैं क्या कर देता हूँ, डायमंड से बना हुआ टूल जिसमें कांच को काटने का काम करते हैं, उससे मैं क्या कर देता हूँ, इसको स्फेरिकल शेप में ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर देता हूँ, ऐसे इंटरसेक्ट कर देता हूँ। तो ये मुझे क्या मिल जाता है, जोन प्लेट मिल जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, जोन प्लेट। अब इससे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करवाएंगे तो वो डिफ्रैक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से डिफ्रैक्शन की घटना को स्टडी कर सकते हैं। सेकंड बात करते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन की। तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या था, इसमें भी सोर्स ऑफ लाइट था और स्लिट था, और इन्होंने लेंस का यूज़ किया था और स्क्रीन का यूज़ किया था। अब चलिए फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। सोर्स और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, यहाँ पर स्लिट और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को उन्होंने फाइनाइट रखा था, बट जो सोर्स ऑफ लाइट है और स्लिट है, इनके बीच के डिस्टेंस को उन्होंने क्या रखा था, इनफाइनाइट रखा था, मतलब ये अपरिभाषित था। और इन्होंने लेंस का इस्तेमाल किया था। और कौन से लेंस का इस्तेमाल किया था, डिफ्रैक्शन की घटना को डिफाइन करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया था। और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया कि
जो सेंटर है, स्क्रीन पे जो फ्रिंज प्राप्त होता है, तो स्क्रीन के जो सेंटर पे जो फ्रिंज प्राप्त होता है वो हमेशा क्या रहता है, ब्राइट रहता है। इन्होंने ही बताया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर वेव फ्रंट की हम लोग बात करें तो प्लेन वेव फ्रंट जो है, वेव फ्रंट जो है, प्लेन वेव फ्रंट हमको प्राप्त मिलता है। मतलब डिफ्रैक्शन की घटना को डिफाइन करने के लिए इन्होंने प्लेन वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया, इसीलिए यहाँ पर वेव फ्रंट लिखा है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है। जबकि फ्रेनेल ने क्या किया था, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया था। जैसे कि इसमें मैं बता देता हूँ, इन्होंने कौन से वेव का इस्तेमाल किया था, स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल, और हमको इसमें मिल भी रहा था स्फेरिकल। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये सब इसलिए मैं बता रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप लोग को 1 से 2 मार्क्स में एग्जाम में पूछे कि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन और फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग कुछ पॉइंट वहाँ पर लिख सको बोर्ड एग्जाम में। आगे बात करते हैं डिफ्रैक्टिव डिवाइस। जैसे कि फ्रेनेल ने डिफ्रैक्टिव डिवाइस क्या यूज़ किए थे, जोन प्लेट। उसी प्रकार फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्टिव डिवाइस क्या यूज़ किए थे, सिंगल स्लिट, डबल स्लिट, एन स्लिट, ग्रेटिंग। इन्होंने ग्रेटिंग का इस्तेमाल किया था। किसका इस्तेमाल किया था, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग बोलने का मतलब ये है, सबसे पहले इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था सिंगल स्लिट से, उसके बाद डबल स्लिट से, उसी प्रकार इन्होंने एन स्लिट से किया। और एन स्लिट से बना हुआ जो मटेरियल होता है, जो ग्लास मटेरियल होता है, उसको बोला जाता है ग्रेटिंग। ग्रेटिंग ग्लास का बना हुआ एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें बहुत सारे नंबर में ऐसे स्लिट्स बने रहते हैं, बहुत सारे नंबर में। ठीक है, लगभग 15,000 नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं इसमें। ठीक है, 15,000 नंबर ऑफ स्लिट होते हैं इसमें, इसलिए यहाँ पर एन स्लिट का इस्तेमाल किया गया है। तो इस प्रकार के स्लिट का यूज या डिफ्रैक्टिव डिवाइस बोल सकते हैं इसको, ये इस्तेमाल किसने किया था, फ्रॉनहोफर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। क्यों किया था, डिफ्रैक्शंस का एक्सपेरिमेंट करने के लिए या डिफ्रैक्शन को और अच्छे से डिफाइन करने के लिए। तो फ्रेनेल और फ्रॉनहोफर के अंदर में बस इतना ही जानना था हम लोग को, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। अब आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन है सिंगल स्लिट के थ्रू, इन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या डेरिवेशंस निकाला था, उस डेरिवेशंस के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और फ्रेनेल डिफ्रैक्शंस के बारे में हम लोग को ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मैं जितना बता दिया हूँ ये आप लोग के 12th के क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं फ्रॉन डिफ्रैक्शंस के बारे में, डिटेल में डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो डिफ्रैक्शंस की घटना देखेंगे वो सिंगल स्लिट के लिए होगी। तो फ्रॉनहोफर नाम का साइंटिस्ट था, इन्होंने कैसे अरेंज किया था डिफ्रैक्शंस को स्टडी करने के लिए। पहले इन्होंने लाइट ऑफ सोर्स लिया था, उसके बाद इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकल रही थी रेंडमली सभी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, तो इसको एक डायरेक्शन देने के लिए, पैरेलल करने के लिए उन्होंने एक लेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो इन्होंने एक लेंस का इस्तेमाल किया था, तो ये सोर्स ऑफ लाइट के सामने लेंस रख दिए, इसको L1 कंसीडर कर लेते हैं। अब लाइट यहाँ पर क्या होगी, पैरेलल होगी। और जब लाइट पैरेलल आता है, कहीं से भी आए, जब लाइट पैरेलल आता है तो यहाँ पर वेव फ्रंट कैसे बनता है, प्लेन बनता है। इसीलिए यहाँ पर ये जो लाइन देख रहे हैं ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है, इसको लिख भी दिया हूँ वेव फ्रंट करके, है ना। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है। और हम लोगों ने यहाँ पर देखे भी हैं कि फ्रॉनहोफर ने डिफ्रैक्शन की घटना को डिफाइन करने के लिए कैसा वेव फ्रंट का इस्तेमाल किया था, प्लेन वेव फ्रंट का। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक सिंगल स्लिट लगा दिया। अब यहाँ से जो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था, इनमें से कुछ वेव फ्रंट, इनमें से ये जो रे ऑफ लाइट जो पैरेलल इंसिडेंट हो रही थे, तो कुछ लाइट जो है यहाँ पर सेंटर पर कन्वर्ज होगी। एक्चुअल में यहाँ से ये किसी भी डायरेक्शन में ये डिफ्रैक्ट हो जा रहा था, बट उसको एक डायरेक्शंस देने के लिए फिर से उन्होंने किसने, फ्रॉनहोफर ने एक और लेंस का इस्तेमाल किया, यहाँ पर एक और लेंस लगा दिया। तो जो लाइट जो है स्लिट से सीधा आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, ये सभी लाइट को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया पॉइंट ए पर। और जो लाइट जो है ये स्लिट के अपेरचर के किनारे से जो डिफ्रैक्ट हो रहा था, वो लाइट भी क्या हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रहा था। जैसे कि यहाँ से डिफ्रैक्ट रे ऑफ लाइट ये है, यहाँ से डिफ्रैक्ट ऑफ लाइट ये है, और सेंटर से डिफ्रैक्ट ऑफ लाइट ये है। तो ये सभी को क्या कर दे रहा था, पॉइंट पी पर कन्वर्ज कर दे रहा था। इसी वजह से फ्रॉनहोफर ने यहाँ पर सेकेंड लेंस का इस्तेमाल किया था, जिस लेंस का नाम है L2। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिला हमको O और दूसरा पॉइंट मिल गया P।
ओ को नाम दिया उन्होंने सेंट्रल मैक्सिमा और पी पॉइंट को नाम दिया उन्होंने सेकेंडरी मिनिमा। क्या नाम दिया? सेकेंडरी मिनिमा। और यहां पर ये पॉइंट पी पर, यहां पर तो हमको पाथ डिफरेंस, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस यहां पर हमको 0 मिल रहा है, क्योंकि इस रे में, इस रे में, इस रे में सभी एक ही डायरेक्शन में पैरेलल मूव कर रहे हैं। यहाँ पर तो कोई पाथ डिफरेंस है ही नहीं, और पहले भी मैं बता चुका हूँ जब हम लोग को सेंट्रल मैक्सिमा का केस मिलता है तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या मिलता है? 0 मिलता है। बट यहाँ पर पॉइंट पी पर हमको पाथ डिफरेंस मिल रहा है, क्योंकि ये वाला रे ऑफ लाइट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये इससे कम ट्रेवल कर रहा है, ये सबसे कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये वाला जो रे ऑफ लाइट है, इसलिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस है। और आप लोगों को पता है पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ए एन यहाँ पर क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। किसके ऊपर? ये बीपी के ऊपर। किसके ऊपर? बीपी के ऊपर। क्यों? क्योंकि पाथ डिफरेंस निकालने के लिए। तो ये वाला जो डिस्टेंस देख पा रहे हैं ये हमें बताता है पाथ डिफरेंस, और ये पाथ डिफरेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? बी एन बोल सकते हैं। और यहाँ पर बी एन इज इक्वल्स टू लिखा हूँ पाथ डिफरेंस, और इसका वैल्यू कितना होगा? ए साइन थीटा होगा। अब ये ए साइन थीटा क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ पर ये जो अपेरचर है ना, इसका डिस्टेंस हम लोग क्या लिए हैं? ए लिए हैं। और यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है? थीटा। यहाँ पर कितना एंगल बन रहा है? थीटा। यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा? थीटा। यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा? थीटा। बट यहाँ पर हम लोग को कौन से ट्रायंगल को लेना है? ए बी एन। ए बी एन, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, यहाँ पर कितना बनेगा? थीटा एंगल बनेगा। अगर इसमें मैं साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाऊं, अगर मैं इसमें साइन थीटा का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? यहाँ पर बी एन होगा। ये थीटा है, थीटा का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना भाई, ये थीटा है, थीटा का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्या है? बी एन है। और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होता है? हाइपोटेनियस हो जाएगा जो सबसे लंबा होता है। और ये थीटा का जस्ट नीचे वाला क्या होता है? आप लोग ऐसा याद करो, ये जो 90 डिग्री है, 90 का जस्ट सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, और ये थीटा का जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो बच जाता है वो बेस होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बोलता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस क्या होगा? ए और बी। तो इसको मैं लिख देता हूँ ए बी। तो यहाँ पर बी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ये तो हमको निकालना था। बी एन यहाँ पर क्या? पाथ डिफरेंस है, इसको इसलिए उसको यहीं लिख दें। ए बी यहाँ पर क्या चाहिए? ए बी को इधर ट्रांसफर कर दूंगा, और ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या ले रखे हैं? ए ले रखे हैं, क्योंकि अपेरचर का साइज कितना ले रखे हैं? ए ले रखे हैं, है ना। अपेरचर का साइज कितना ले रखे हैं? ए कंसीडर किए हैं, इसलिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस कितना आ गया? डेल इज इक्वल टू ए साइन थीटा आ गया। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूँ। आई होप ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालूं ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या था? डेल इज इक्वल्स टू बी एन ए साइन थीटा था, ठीक है, बी ए साइन थीटा था, ये लिख दिए। और हम लोगों को पता है डिफ्रैक्शंस के केस में डार्क फ्रिंज के लिए, क्योंकि हम लोग पहले देख चुके हैं कि पॉइंट पी पर हमको क्या मिलता है? डार्क फ्रिंज मिलता है, और यहाँ पर लिखा भी है सेकेंडरी मिनिमा करके, मिनिमा मतलब डार्क फ्रिंज, है ना। तो यहाँ पर इसके लिए पाथ डिफरेंस हम लोग को पता है, डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस डेल इज इक्वल टू एन लेमडा होता है। और अभी हम लोगों ने पाथ डिफरेंस कितना निकाला है? डेल इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा निकाले हैं। तो इसको और इसको दोनों को मैं क्या कर देता हूँ? इक्वेट कर देता हूँ। जब दोनों को मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एन लेमडा इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? एन लेमडा इज इक्वल्स टू साइन थीटा मिलेगा। अब यहाँ पर थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको मैं थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। थीटा को, सॉरी, साइन थीटा को मैं थीटा के इक्वल कंसिडर कर सकता हूँ। और यहाँ पर तो थीटा कंसीडर करूंगा तो एन लेमडा इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा? थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ? कंडीशन अप्लाई करता हूँ। फर्स्ट रे के लिए, सेकंड रे के लिए, थर्ड रे के लिए, ऐसे ही मेरे पास कितने हैं? nth डार्क फ्रिंज है, ठीक है। सॉरी, ये रे नहीं है, ये नंबर ऑफ डार्क फ्रिंज है। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, इसी प्रकार nth डार्क फ्रिंज मिलेगा मुझे। तो फर्स्ट वाला जो डार्क फ्रिंज है
जिसको हम लोग सेकेंडरी मिनिमा बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर n इज इक्वल्स टू क्या पुट कर देता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, n की जगह पर 1 पुट कर देंगे तो 1 डॉट लेमडा, और यहाँ पर a, और एंगल को थीटा को मैं थीटा 1 कंसिडर कर लेता हूँ फर्स्ट डार्क के लिए, फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए थीटा को थीटा 1 कंसिडर कर लेता हूँ। और थीटा का वैल्यू बहुत छोटा है तो थीटा 1 साइन थीटा 1 की जगह थीटा 1 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार सेकेंड डार्क फ्रिंज के लिए हमको ये मिलेगा, उसी प्रकार nth डार्क फ्रिंज के लिए ये मिलेगा। और n का वैल्यू बहुत छोटा है इसलिए n लेमडा इज इक्वल टू a साइन थीटा n है, इसको मैं थीटा n लिख सकता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। तो हम लोग को क्या मिल गया, n लेमडा इज इक्वल टू n थीटा n मिल गया। अब थीटा n को यहीं पर रखता हूँ, a को इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो थीटा n इज इक्वल टू क्या मिल गया, n लेमडा अपॉन a मिल गया। याद रखना यहाँ पर n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 है। इसको क्या कहा जाता है, ये हमको बताता है एंगुलर पोजीशन। क्या बताता है, पोजीशन बताता है। डिफ्रैक्शन के केस में हमको किसका पोजीशन बताता है, डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताता है। जैसे कि हम लोग इंटरफेरेंस के केस में क्या निकालते थे, एक्स एन निकालते थे और एक्स डेस एन निकालते थे। उसी प्रकार डिफ्रैक्शन के केस में हम लोग क्या निकालते हैं, थीटा एन। इसके बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, थीटा एन डेस कैलकुलेट करेंगे। थीटा एन हमको क्या बताएगा, डार्क फ्रिंज बताएगा। थीटा डेस एन हमको क्या बताएगा, ब्राइट फ्रिंज के बारे में बताएगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जो कैलकुलेशंस किए हैं ये हमको बताता है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, जो कि है थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा अपॉन ए। इसी प्रकार अगर मैं ब्राइट फ्रिंज के लिए निकालूं तो ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग को कंडीशन पता है, पाथ डिफरेंस कितना होता है, डेल इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 होता है। तो इसको हम लोग इक्वेट कर देंगे इस वाली इक्वेशन से। तो इस वाली इक्वेशन से जब इक्वेट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा डेल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वेट करने के बाद 2n प्लस 1 लेमडा बाय 2 ए साइन थीटा n मिल जाएगा। फिर से यहाँ पर थीटा साइन थीटा एन की जगह पर मैं थीटा एन पुट कर देता हूँ, क्योंकि थीटा का वैल्यू बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा थीटा एन इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अपॉन 2a लेमडा। यहाँ पर ये थीटा एन है, ये थीटा एन है। पहचान करने के लिए हम लोग यहाँ पर थीटा एन की जगह पर मैं थीटा डेस एन नोटेशन यूज कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है, ये डार्क फ्रिंज के लिए है। ठीक है। यहाँ पर भी याद रखिएगा n का वैल्यू होता है 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। ठीक है। तो हमको मिल गया ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन थीटा डेस n इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2a। ठीक है। यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा ऐसा हम लोग को मिलेगा। तो ये डार्क फ्रिंज के लिए होता है 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2, 7 लेमडा बाई 2। ये ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता देता हूँ। इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कहीं पर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। तो उसी को, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है, उसी को हम लोग एक कर्व के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। उसी कर्व को बोला जाता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसी कर्व को क्या बोला जाता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस से कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सिंगल स्लिट है, यहाँ से लाइट डिफ्रैक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होने के बाद हमको कुछ ऐसा पैटर्न देती है जो कि हमको स्क्रीन पे दिखता है, इसको डिफ्रैक्टिंग पैटर्न बोलता है। और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, इसकी और यहाँ पर ये जो डार्क देख पा रहे हैं, इसकी इंटेंसिटी कम होती है। तो इसके लिए अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएं तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का कर्व बनेगा। और इसी को अगर 90 डिग्री पे रोटेट कर दे तो यही जो है, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, हम लोग को कुछ ऐसा दिखने लगता है। तो ये वाला जो सेंटर कर्व दिख रहा है, अच्छा, ये कर्व जो है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, किसके किसके बीच खींचा गया है, इंटेंसिटी के बीच और थीटा एन के बीच। थीटा एन हमको क्या बताता है, पोजीशन बताता है। किसकी पोजीशन बताता है, डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन बताता है। ठीक है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है जब पोजीशंस क्या होती है, ज़ीरो होती है। जब थीटा एन का वैल्यू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो इस पॉइंट पर हमको इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है,
ये सेंटर है ना, और थीटा एन का वैल्यू क्या है, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो या पोजीशन बोल सकते हो। थीटा एन का वैल्यू जब इधर से इधर जाते हैं या यहाँ से इधर जाते हैं तब हम लोग को थीटा का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता हुआ दिखता है, बट हम लोग तो यहीं पर हैं, तो यहाँ पर है मतलब थीटा एन का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। तो इस सिचुएशंस में हमको इंटेंसिटी क्या मिल रही है लाइट की, वो मैक्सिमम मिल रही है। इसलिए यहाँ पर ये वाला जो कर्व मिला ये हमको क्या बताता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी बताता है। क्या बताता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी बताता है। और ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है ये हमको बताता है सेंट्रल मैक्सिमा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना ये हमको देता है लीनियर विड्थ। और ये वाला जो एरिया है ये हमको देता है एंगुलर विड्थ। ये हमको क्या देता है, एंगुलर विड्थ। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। ये हमको क्या देता है, एंगुलर विड्थ। ये आगे हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, सेंटर से जैसे दूर जाते जाते हैं, जैसे जैसे थीटा एन का वैल्यू बढ़ते जाता है तो यहाँ पर ब्राइटनेस का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोग अपने घर में करके देख सकते हो। यहाँ पर लाइट सोर्स रखना, यहाँ पर स्क्रीन रखना, यहाँ पर आप खड़े होकर देखना, सेंटर पे आपको जैसे ही लाइट इस पर आएगी तो सेंटर पर आपको लाइट ज़्यादा दिखेगी। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को डार्क 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 धीरे धीरे ब्राइटनेस जो है कम होती चले जाएगी। वैसे यहाँ पर भी होता है। अब ये जो मैक्सिमम इंटेंसिटी धीरे धीरे कम होगा तो हम लोग को कुछ इस प्रकार का कर्व देखने को मिलेगा। और यहाँ पर ये लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, 3 लेमडा बाई ए लिखे हैं, ये सभी थीटा एन का वैल्यू है। और ये थीटा एन कहाँ से आया है, इसको हम लोग देख चुके हैं, हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। थीटा एन इज इक्वल टू एन लेमडा बाई ए। और एक और चीज़ कैलकुलेट कर चुके हैं, थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 लेमडा बाई 2a। यहाँ पर प्लस माइनस का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए यहाँ पर पॉजिटिव है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए क्या है, ये निगेटिव है। जैसे कि इधर आएंगे और उधर जाएंगे तो पॉजिटिव है, इधर आएंगे तो निगेटिव है, तो इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव लिया गया है। जब एन का वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर थीटा वन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यहाँ पर थीटा एन का वैल्यू यहाँ पर अगर यहाँ पर एन का वैल्यू 0 नहीं होता है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा देता है। यहाँ पर एन का वैल्यू अगर हम लोग 1 लेते हैं तो लेमडा बाई ए मिलता है, तो यहाँ पर प्लस लेमडा बाई ए है, यहाँ पर माइनस लेमडा बाई ए है। मैं पहले ही बता चुका हूँ थीटा एन क्या है, ब्राइट फ्रिंज के लिए है, सॉरी फॉर दैट, डार्क फ्रिंज के लिए है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले हम लोग क्या प्रूफ किए थे, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये वाला जो थीटा एन है, एन लेमडा बाई ए, ये किसके लिए आया था, डार्क फ्रिंज के लिए आया था। और ये किसके लिए आया था, थीटा एन 2n+1 लेमडा बाई 2a, ये ब्राइट फ्रिंज के लिए आया था। तो यहाँ पर अगर मैं n इज इक्वल टू 1 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा बाई ए हो जाएगा। और यहाँ पर अगर n इज इक्वल टू 1 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा, 3 लेमडा बाई 2a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस पोजीशंस पर मुझे क्या मिलता है, ब्राइट फ्रिंज मिलता है। और इस पोर्शन में मुझे क्या मिलता है, डार्क फ्रिंज मिलता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन जो है लेमडा बाई ए है, ये वाला पोर्शन 2 लेमडा बाई ए है, और ये वाला पोर्शन जो है 3 लेमडा बाई ए है। ये डार्क पोर्शन है, यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये 3 लेमडा बाई 2a हो जाएगा, ये 5 लेमडा बाई 2a हो जाएगा। इधर का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, इधर का वैल्यू निगेटिव रहेगा, ठीक है। तो ये हमको क्या देता है, डार्क फ्रिंज देता है, या डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताता है, और ये ब्राइट फ्रिंज का। तो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए है इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो ये हमें पोजीशन बताता है ब्राइट फ्रिंज का, और ये डार्क फ्रिंज का पोजीशन बताता है जो कि है लेमडा बाई ए, 2 लेमडा बाई ए, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी चीज़ है, ये केवल इस कैलकुलेशन से ही पॉसिबल हो पाया है। इस कैलकुलेशन से ही हम लोग बता पा रहे हैं कि इसकी पोजीशन, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यहाँ पर होगी, ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन यहाँ पर होगी, डार्क की यहाँ पर होगी, डार्क यहाँ पर होगी। सेंटर पर हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर बताया था एन का वैल्यू 0 नहीं लेना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, एन को 1 से स्टार्ट करना है। क्योंकि सेंटर पर अगर हम लोग एन इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो सेंटर के लिए सेटिस्फाई होगा ही नहीं, सेंटर पर तो मैक्सिमा होगा ही होगा, 100% होगा। ऐसा किसने बोला था, फ्रॉनहोफर ने अपने डिफ्रैक्शन के एक्सपेरिमेंट में बोला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा के बारे में। विड्थ ऑफ सेंट्रल का बोलने का मतलब ये है, ये वाला जो देख रहे हैं ना आप, ये इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो लेंथ है ना, ये जहाँ तक जो एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
विड्थ ऑफ सेंट्रल। ठीक, ये कितना एंगल सॉरी कितना एरिया कवर कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर कर रहा है। इस डायग्राम में भी इसी को दिखाया हूँ मैं। जैसे कि ये स्लिट है, ये अपेरचर है, इसका एरिया ए है, यहाँ से कुछ लाइट इधर जा रही है, यहाँ से कुछ लाइट इधर जा रही है, यहाँ पर हमको सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है। तो ये वाला जो लाइन देख रहे हैं, ये वाला जो कर्व्ड लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व लाइन देख रहे हैं, ये हमको क्या देता है, एंगुलर विड्थ देता है। और ये वाला जो स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, जैसे कि इस एंगुलर विड्थ का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक के जो स्ट्रेट लाइन वाला एरिया देख रहे हैं या विड्थ देख रहे हैं, इसको बोला जाता है लीनियर विड्थ और इसको बोला जाता है एंगुलर विड्थ। क्यों? क्योंकि ये जो है एंगल के ऊपर डिपेंड करता है और ये वाला जो है लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए लीनियर विड्थ को यहाँ पर बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो एंगुलर विड्थ है ये एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ का एंगल थीटा है, यहाँ का एंगल थीटा है, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टू थीटा हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर टू थीटा का मतलब है एंगुलर विड्थ और बीटा जीरो का मतलब है लीनियर विड्थ। ठीक है, और यहाँ से जो स्लिट है और जो स्क्रीन है दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, टी है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में हम लोग को क्या मिल चुका है, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा मिल चुका है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ए लिख सकता हूँ। और अगर मैं थीटा का वैल्यू को बहुत छोटा ले लेता हूँ या फिर साइन थीटा को मैं कंसीडर कर लेता हूँ थीटा के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा इज इक्वल्स टू लेमडा अपॉन ए। इसको कहा जाता है हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का इसको क्या कहा जाता है, हाफ एंगुलर विड्थ कहा जाता है। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, थीटा को टू थीटा से रिप्लेस कर देता हूँ और लेमडा को टू लेमडा से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाता है, टू थीटा टू लेमडा अपन ए मिल जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। और इसको कहा जाता है हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्यों? क्योंकि इसको मैं जो 2 से डिवाइड करूंगा ना, इसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे यही मिल जाएगा। 2 से क्यों डिवाइड करूंगा इसको मैं, क्योंकि इसका हाफ लेना है ना, इसका हाफ लेना है। जब मैं इसका हाफ कर दूंगा, आधा कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, लेमडा बाई ए। इसीलिए इसको हाफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। और इसको एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है क्योंकि मैं अभी अभी डिफाइन कर चुका हूँ। यहाँ पर टू थीटा क्या है जी, यहाँ पर टू थीटा क्या है, एंगुलर विड्थ है, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को डिफाइन कर रहा है। आगे बात करते हैं लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो लीनियर विड्थ क्या है, मैं बता चुका हूँ बीटा होता है। क्या होता है, बीटा जीरो होता है, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये लीनियर विड्थ है, जिसको हम लोग बीटा जीरो से डिनोट किए हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग को एंगल का डेफिनेशन पता है। यहाँ पर जो एंगुलर है ना, इसको लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। ये जो एंगुलर फॉर्म है ना, एंगुलर, इसको लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो हम लोगों को पता है एंगल का डेफिनेशन होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर आर्क का मतलब क्या है, बीटा जीरो कंसीडर कर लेता हूँ और रेडियस का मतलब क्या है, डी है। एक बार और डायग्राम में दिखा देता हूँ। ये वाला जो डी है ना, ये इस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के लिए क्या काम करता है, रेडियस का काम करता है। क्या काम करता है, अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ये किसका काम करता है, रेडियस का काम करता है। और ये जो कर्व्ड लाइन है, ये जो कर्व्ड लाइन है, अगर ये इसका रेंज बहुत छोटा है तो इसको हम लोग लीनियर कंसीडर कर सकते हैं या आर्क कंसीडर कर सकते हैं, या फिर ऐसा बोल देते हैं ना, ये वाला जो लेंथ है ना, ये वाला जो लेंथ है ये इसके इक्वल है। इसी को तो आर्क बोलते हैं ना, इसी को तो आर्क बोलते हैं। तो ये वाला जो इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। लीनियर विड्थ का भी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसको आर्क बोला जाता है। तो आर्क को मैं किसके इक्वल बोल सकता हूँ, बीटा जीरो के इक्वल लिख सकता हूँ ना, बीटा जीरो के इक्वल लिख सकता हूँ। इसलिए यहाँ पर मैं आर्क को क्या लिखा हूँ, बीटा जीरो लिखा हूँ, और रेडियस को क्या लिखा हूँ, डी लिखा हूँ। और थीटा को मैं क्या लिखा हूँ, थीटा को मैं रिप्लेस कर दिया हूँ टू थीटा से। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल है, इसका हाफ थीटा है, इसका हाफ थीटा है, तो थीटा और थीटा क्या हो जाएगा, टू थीटा। इसलिए यहाँ पर टोटल एंगल को मैं क्या कर दिया हूँ, टू थीटा से रिप्लेस कर दिया हूँ। तो यहाँ पर इस इक्वेशंस को मैं लिख सकता हूँ टू थीटा इज इक्वल टू बीटा जीरो अपॉन डी।
और इस 2 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, या फिर इस d को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूँ, तो मुझे बीटा 0 इज इक्वल टू 2 थीटा d मिल जाता है। और हम लोग अभी अभी कुछ देर पहले देखे हैं 2 थीटा इज इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन a, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 2 थीटा को 2 लैम्डा अपॉन a, और d वैसे ही है। और हम लोग को एक और चीज़ पता है, d लैम्डा अपॉन a, ये क्या है, विड्थ ऑफ फ्रिंज होता है, जो कि इंटरफेरेंस में देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो d लैम्डा a है, इसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ बीटा से, तो बीटा 0 इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाता है, 2 बीटा मिल जाता है। तो यहाँ पर इस वाले इक्वेशंस को बोला जाता है लीनियर विड्थ फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, और इसको बोला जाता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर विड्थ एंड द विड्थ ऑफ फ्रिंज, उसके बीच रिलेशन कहा जाता है। तो ये टॉपिक भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आज के इस लेक्चर का सारा टॉपिक का सारा पॉइंट आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी पॉइंट में कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग का इस चैप्टर का सारा टॉपिक थ्योरी लेक्चर पूरा कंप्लीट होता है, बट इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, जो कि है डिफरेंस, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच का डिफरेंस। ये सिलेबस में मेंशन नहीं है कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच डिफरेंस करना है, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि दोनों के बीच रिलेशन क्या है और डिफरेंस क्या है। बहुत लोग जो है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सेम समझ लेते हैं। तो आइए कुछ डिफरेंस है इनके बीच, उनको समझ लेते हैं। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन ये बोलता है कि टू वेव्स जो कि कोहेरेंट सोर्स से आनी चाहिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वो आपस में सुपर इम्पोज होते हैं, तो कहीं पर इंटेंसिटी मिनिमम होती है, कहीं पर मैक्सिमम होती है, तब हमको क्या मिलता है, इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। तो पहला डिफरेंस तो इनका डेफिनेशन हो गया, जो कि मैं बता चुका हूँ, तो इसका डेफिनेशन लिख लेना, और डिफ्रैक्शन का भी डेफिनेशन लिख लेना, इसका डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। तो इंटरफेरेंस का डेफिनेशन अभी मैं बता दिया। डिफ्रैक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट, किसके थ्रू, ऑब्स्टेकल या फिर अपेर्चर के थ्रू। दूसरा डिफरेंस इनके बीच होगा, इंटरफेरेंस में हम लोग डबल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं, और डिफ्रैक्शन में हम लोग सिंगल स्लिट का इस्तेमाल करते हैं। इंटरफेरेंस में जो हमको फ्रिंज मिलता है, तो इसमें हम लोग को डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज दोनों का जो रेंज है या विड्थ है वो इक्वल होता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बट डिफ्रैक्शन के केस में सिंगल स्लिट की वजह से सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज होता है, सेंटर में हमेशा क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है। और यहाँ पर ब्राइट और डार्क फ्रिंज का जो रेंज है या विड्थ है वो धीरे धीरे क्या होते जाता है, मिनिमम होते जाता है। क्या होते जाता है, मिनिमम होते जाता है। जैसे कि सेंटर में देखो, डार्क सेंटर में ब्राइट है, इसका रेंज ज़्यादा है, उसके बाद यहाँ कम है, उसके बाद यहाँ ये धीरे धीरे कम होते होते जाता है। तो ये डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, ठीक है। आगे बात करते हैं, रिजल्ट ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स, ये बता चुका हूँ। ऑल फ्रिंज आर सेम इंटेंसिटी, ये भी बता चुका हूँ। इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमम में बी जीरो, इंटेंसिटी ऑफ ऑल मिनिमम में भी जीरो। जितने भी फ्रिंज हमको मिलते हैं जिसकी इंटेंसिटी मिनिमम है, उसकी इंटेंसिटी को लगभग हम लोग जीरो कंसीडर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये किस चीज़ का रिजल्ट है, सुपरपोजिशन ऑफ वेवलेट्स। अच्छा हाँ, ये भी है। ये जो डिफ्रैक्शन हमको मिलता है वो वेवलेट्स के सुपरपोजिशंस के पश्चात हमको मिलता है। और इसमें सिंगल कोहेरेंट सोर्स यूज़ करते हैं, इसमें टू कोहेरेंट सोर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंटेंसिटी डिक्रीज एज ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंक्रीज, इंटेंसिटी यहाँ पर डिक्रीज होता है तो उसका ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम इंक्रीज होता है। या फिर हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, इसके इंटेंसिटी जो है, जब हम लोग मिनिमम से आगे बढ़ते हैं तो मैक्सिमम होते जाता है, या फिर मैक्सिमम से आगे बढ़ते हैं तो मिनिमम होते जाता है। जैसे कि यहाँ से अगर इधर जाएं तो यहाँ पर इसकी इंटेंसिटी मिनिमम होती जाएगी, और इधर से आए तो इधर से आते जाएंगे तो इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती जाएगी सेंटर तक। कहाँ तक, सेंटर तक। आगे बात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा इज नॉट जीरो। यहाँ पर जो हमको मिनिमम मिलती है ना, जैसे सेंटर से आगे जाते जाते तो हम लोग को मिनिमम मिलता जाता है, वो एकदम से ज़ीरो नहीं होता है, जबकि यहाँ पर एकदम से ज़ीरो होता है, ठीक है। यहाँ पर ज़ीरो नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पोजीशन है ब्राइट फ्रिंज के लिए हम लोग को इंटरफेरेंस में इतना मिला था, इसको डिराइव किए थे। डार्क फ्रिंज के लिए ये मिला था, जबकि डिफ्रैक्शन के केस में हम लोग को ब्राइट फ्रिंज के लिए ब्राइट फ्रिंज का जो पोजीशन ये मिला था, और डार्क फ्रिंज के लिए पोजीशन हमको ये मिला था। तो ये भी इसमें डिफरेंस है,
आगे बात करते हैं, पाथ डिफरेंस की बात करते हैं। इंटरफेरेंस में हम लोगों ने पाथ डिफरेंस देखा था मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, ये देखे थे डेल इज इक्वल टू एन लेमडा, और मिनिमम इंटेंसिटी वाले लाइट के लिए हम लोग देखे थे ये लेमडा बाई 2 होगा, 2n-1 लेमडा बाई 2 होता है इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस ये किसके लिए था, कंस्ट्रक्टिव या ब्राइट फ्रिंज के लिए था, और ये डार्क फ्रिंज के लिए था। और यही जस्ट अपोजिट हो जाता है डिफ्रैक्शन में। डिफ्रैक्शन में पाथ डिफरेंस क्या होता है, जो ब्राइट फ्रिंज होता है उसके लिए क्या हो जाता है, 2n+1 लेमडा बाई 2 हो जाता है, जबकि डार्क फ्रिंज के लिए क्या हो जाता है, डेल इज इक्वल टू एल लेमडा हो जाता है। तो ये जस्ट अपोजिट हुआ ना, ये ब्राइट मिल रहा था, ये ब्राइट, ये डार्क मिल रहा था, ये डार्क मिल रहा है, तो जस्ट अपोजिट हुआ कि नहीं, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। तो ये 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच में। इससे आप लोग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया हूँ ये एक्स्ट्रा है, इसमें और आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सकती है कि डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव, जो डार्क ब्राइट फ्रिंज है, इंटेंसिटी यहाँ पर इक्वल है, मैक्सिमम मिनिमम है, यहाँ पर डिफरेंस है। जो ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है, तो इसको फिर से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 5 पॉइंट का जो डिफरेंस बताया हूँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर 10 का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। मुझे लग रहा है आज का ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट करने से ज़्यादा समझ में आता है, और आप लोग इस लेक्चर को आराम से ध्यान से देखिएगा, तभी आप लोग को आज के लेक्चर समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू सो मच टू ऑल।